चलो देखो कॉस्ट शीट हमारा खत्म हो गया है ठीक है। अब देखो जब हम लोग कॉस्ट शीट पढ़ रहे थे, जब मैंने आपको उसका सीक्वेंस याद करवाया था, तो मैंने एक चीज़ ऐसी आपको एक फ्लो चार्ट बनवाया था कि एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट 3 होता है, याद है? यस सर। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट मतलब किसी भी सामान को बनाने के लिए जो कॉस्ट लगती है, खर्चा लगता है, उसके एलिमेंट्स मतलब 3 मेजर हिस्से होते हैं। 3 मेजर, देखो छोटा छोटा तो बहुत सारे अनगिनत खर्चे होते हैं, बट मेजरली 3 खर्चे होते हैं। एक आपका मटेरियल, एक लेबर और एक अदर एक्सपेंसेस। इसमें ओवरहेड भी आता है। ठीक है, अब इसके आगे क्या होता था? मटेरियल भी 2 टाइप का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, अभी शॉर्ट में लिख रहा हूँ। लेबर भी 2 टाइप का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अदर एक्सपेंसेस भी 2 टाइप का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो ये तो मैंने आपको कॉस्ट शीट में सीक्वेंस बताया था कि अब क्या करते हैं कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, जितने भी डायरेक्ट वाला है उसको जोड़ के प्राइम कॉस्ट आता है। और उसके बाद जितना भी ओवरहेड है वो, जितने भी इनडायरेक्ट वाले हैं उसको ओवरहेड कहते हैं। और फिर लाइन से ओवरहेड को जोड़ते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड जोड़े तो फैक्ट्री कॉस्ट आ गया, फिर ऑफिस ओवरहेड जोड़े तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया, याद आ गया थोड़ा बहुत। फिर अपने ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स का किया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सेलिंग ओवरहेड तो कॉस्ट ऑफ सेल्स, प्रॉफिट जोड़ के सेल्स, वो कॉस्ट शीट था। कॉस्ट शीट में भी मैंने ये चीज़ बताई थी, अभी भी बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यही 3 अब आपका आगे का चैप्टर है, यही चैप्टर है। डायरेक्ट मटेरियल का एक अलग से चैप्टर है, डायरेक्ट लेबर इसका एक अलग से चैप्टर है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का 2 पेज का अलग से एक चैप्टर है। ठीक है, तो ये 3 हो गया। इसके अलावा क्या बचा? जितना भी बचा, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट को चीज़ों को मिला के हम क्या कहते हैं? ओवरहेड। तो ये आपका ये भी एक चैप्टर हो गया। मतलब आगे आने वाले 4 चैप्टर आपके वो मैंने आपको अभी बता दिया। मटेरियल नाम कॉस्ट शीट तो सीख गए, क्या क्या खर्चा किस सीक्वेंस में ऐड होता है। ठीक है, ऐड होता है, ठीक है, बट उसको खर्चा निकालेंगे कैसे है वो आप हमको वो सीखना है। जैसे आपको क्वेश्चन में, कॉस्ट शीट के क्वेश्चन में मटेरियल दे देता था कि ओपनिंग स्टॉक इतना है, परचेस इतना है, क्लोजिंग स्टॉक, कंजम्पशन निकालते थे। लेबर का खर्चा दे देता था, ओवरहेड दे देता था। अभी देगा नहीं, मतलब इस चैप्टर में हम उसको निकालना सीखेंगे कि मटेरियल का खर्चा निकलता कैसे है, लेबर का खर्चा निकलता कैसे है, ओवरहेड कैसे निकलता है, एक्चुअली में उसको निकाला कैसे जाता है। कॉस्ट शीट में तो क्या दिया होता है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम इसी सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या है? मटेरियल कॉस्टिंग। तो चलो अगर मटेरियल का आपको मीनिंग लिखवा दूँ एक बार फटाक से, कि अगर इंट्रोडक्शन चाहिए मटेरियल क्या होता है, ये लो। मटेरियल इज एनी टेंजिबल आइटम, टेंजिबल बोलो या फिजिकल बोलो, बोथ आर सेम। मतलब जिसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, ऑब्जेक्ट या आइटम, ठीक है, वो सब शब्द चलेगा। Which is used as an input to produce the, लिख देता हूँ मैं, फाइनल आउटपुट। ठीक है, ये लो, बस इंट्रोडक्शन के नाम पे इतना काफी है। बोलेगे ना मटेरियल क्या होता है? मटेरियल मतलब वो कोई भी चीज जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, टेंजिबल चीज जो हम एज अ इनपुट यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? फाइनल आउटपुट बनाने के लिए। इनपुट आउटपुट में कोई दिक्कत है क्या? ऐसा तो नहीं होगा ये शब्द पहली बार सुने होगे तो देख लो। ये एक मशीन है, मशीन में आप क्या करते हो? यहाँ से इनपुट डालते हो, बाहर से आउटपुट निकल जाएगा बाद में। चलो अभी भी नहीं समझ आया तो चलो एग्जांपल लेते हैं। अगर आप यहाँ से आलू डालते हो तो यहाँ से सोना निकलेगा। ठीक है, तो हमको क्या देखना है? हमको आलू देखना है। देखो सोना तो आउटपुट है ना, उसको तो आप मार्केट में बेचोगे, पैसा कमाओगे और फिर सो जाओगे, सोना। ठीक है, हमको इस चैप्टर में किसके बारे में सीखना है? आलू के बारे में सीखना है, जो आप इनपुट डाल रहे हो। क्योंकि देखो आप आलू की खेती करोगे या मार्केट से खरीद के लाओगे, फिर उसको छीलोगे, जो भी करोगे, जो भी उसका प्रोसेस रहेगा, मंगाने का खर्चा लगेगा, कैरेज इन्वर्ट, है ना, बहुत सारे खर्चे लगेंगे मटेरियल के ऊपर, वो हमको इस चैप्टर में देखने हैं। ठीक है, हाँ है ना, मिस्टर आरजी, मिस्टर आरजी। ठीक है, तो मटेरियल मतलब समझ आया, एनी टेंजिबल। देखो आलू क्या है? टेंजिबल है ना, आप उसको देख सकते हो, छू सकते हो, विच इज यूज्ड एज एन इनपुट। आप उसको मशीन में या कहीं मशीन में हो सकता है, हाथ से भी बना सकते हैं, तो उसको अपने इनपुट में डाला। क्यों? ताकि हमारा फाइनल आउटपुट बन सके और उसको हम मार्केट में बेच सके। तो हमको इसका भी खर्चा नहीं देखना है, वो तो आप बेचोगे, पैसा कमाओगे,
हमको इनपुट यानी कि आलू का देखना है। यहाँ पे मटेरियल क्या है? आलू। सर ये रोना तो लाठी चलो समझ आया मटेरियल? ठीक है। इसके बाद चलो वो भी एक बार बता ही देता हूँ फटाक से कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल में क्या डिफरेंस है। तो एग्जांपल लेता हूँ मैं शर्ट बनाने का, पहले भी बताया हूँ। अगर आप एक शर्ट बनाना चाहते हो, ठीक है, तो मैं सीधा एग्जांपल लिख देता हूँ। शर्ट को बनाने के लिए डायरेक्ट मटेरियल क्या क्या लगता है? कॉटन का क्लॉथ, कॉटन कपड़ा, ठीक है, धागा लगेगा, थ्रेड लिख देता हूँ, और बटन लगेगा, बस अभी इतना ही लेके चलो, ठीक है। ये आपका डायरेक्ट मटेरियल है। तो इनडायरेक्ट में क्या क्या आएगा? आपका स्टिचिंग मशीन, सिलाई मशीन जो होती है, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, स्टिचिंग मशीन, ठीक है, जिससे आप कपड़े को काटोगे, सीजर्स, कैंची लिख दो सर, कैंची आता है स्पेलिंग। और चलो एक छोटा सा ये भी ले लेता हूँ, नीडल, सुई, ग्लव्स, ठीक है, खर्चा तो लगेगा ना, लाना तो पड़ेगा ना। हाँ, ग्लव्स, ग्लव्स मतलब जो लेबर लोग काम करते हैं तो आजकल ग्लव्स पहन के करते हैं, फैशन है, फैशन है, हाँ, ग्लव्स पहन के काम करते हैं। हाँ, तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये तो मैंने एग्जांपल लिखा, मीनिंग बता पाओगे कि डायरेक्ट मटेरियल मतलब पता कैसे लगाएं कि वो डायरेक्ट है और ये इनडायरेक्ट है, ऐसा क्यों? एक जन चलो। डायरेक्ट मटेरियल ये है कि जब आउटपुट बन के निकलेगा उसमें जो डायरेक्ट मटेरियल लगा है ना वो अलग से दिख जाएगा कि मटेरियल लगा है, लेकिन कितने का लगा लेकिन उसमें भी है ना क्या बोलते सेट आएगा तो पता तो नहीं चलेगा, ये नहीं पता चलेगा, कितना काटा है। बिल्कुल। देखो भाई एकदम सही, जब आपका सॉरी आपका फाइनल आउटपुट क्या है? शर्ट। तो जैसे ही शर्ट बन जाएगी, एक सिंगल शर्ट, मैं एक लिख दिया वहाँ पे, एक सिंगल शर्ट को आप देख के बता सकते हो, मतलब हर कोई नहीं बता सकता, जिसको नॉलेज होगा, जो उस धंधे में इन्वॉल्व है, तो वो क्या करेगा बंदा, वो एक शर्ट को देख के बता देगा कि उस एक पर्टिकुलर शर्ट को बनाने के लिए कितना कॉटन का कपड़ा लगा है, कितना धागा लगा है, कितना बटन लगा है। बटन क्या 6 ठोक लगता है, 6 दूनी 12, मान लो 2 रुपए का बटन है, 12 का बटन लगा है। कॉटन का कपड़ा मान लो 2 मीटर लगा होगा, तो 1 मीटर का मान लो 50 का, तो 2 मीटर 100 का। आप बता सकते हो, हाँ, आप बता सकते हो देख के कि इतने का खर्चा लगा है एक पर्टिकुलर शर्ट को बनाने में। बट आप ये नहीं बता सकते कि एक पर्टिकुलर शर्ट को बनाने में स्टिचिंग मशीन का कितना खर्चा लगा है। क्यों? क्योंकि उस मशीन से तो आप बहुत सारी शर्ट बनाओगे ना। हाँ, मतलब अगर मैं आपको आसान भाषा में बताऊं तो ये तो आपका एसेट है, ये तो आपका एसेट है ना, ठीक है, एक टाइप से, क्योंकि आपने एक बार स्टिचिंग मशीन खरीदा, अब उससे आप क्या करोगे, बहुत सारी शर्ट बनाओगे। एक शर्ट में कितना खर्चा है आप नहीं बता सकते। सीजर जैसे कैंची आपने एक बार खरीद लिया तो उससे तो बहुत सारी शर्ट काटोगे ना, एक शर्ट में कितना लगा है नहीं बता सकते। नीडल है, ग्लव्स है, आप देख के नहीं बता सकते। जैसे आप लोग शर्ट पहने हो, देख के बता दो उसमें कितने का ग्लव्स लगा था, नहीं बता सकते, तो उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। तो इनडायरेक्ट हो गया तो मतलब ये तो क्या है, ए बकवास। इनडायरेक्ट है मतलब ये तो कहाँ जाएगा, ओवरहेड में जाएगा, वो अलग चैप्टर है ना। हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल के बारे में, सिर्फ डायरेक्ट, ठीक है। चलो तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इस टॉपिक क्या क्या पढ़ना है। मटेरियल कॉस्टिंग में आपको टॉपिक्स क्या क्या पढ़ना है वो बता दें। सबसे पहले आपका वैल्यूएशन और रिसीप्ट ऑफ मटेरियल, then issue of material, inventory control, और एक छोटा सा अलग टॉपिक है, factory, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला है छोटा सा, 12th में भी था, store godown, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। चलो 4 टॉपिक है इस चैप्टर में, तो लाइन से इसी सीक्वेंस में हम पढ़ते जाएंगे। सबसे पहला टॉपिक हमको पढ़ना है यहाँ पे, वैल्यूएशन ऑफ रिसिप्ट ऑफ मटेरियल। देखो रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, आना, रिसीव मतलब किसी चीज़ को लेना। तो जैसे आप मटेरियल रिसीव करते हो, मतलब मान लो मैं मुंबई से अपना माल मंगाता हूँ, जो मटेरियल है वो मैं मुंबई से मंगाता हूँ, तो मैंने मुंबई वाले सप्लायर को फ़ोन किया, बोला भाई माल भेजो, मेरे को चाहिए, फैक्ट्री में नीड है, तो 4-5 दिन लगेगा आने में। तो मान के चलो 5 दिन के बाद मटेरियल आ गया, 5 दिन के बाद मटेरियल आपके गोडाउन में पहुंच गया। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि उस मटेरियल को मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कौन सी वैल्यू पे दिखाऊं।
ये मेरा सवाल है। इस टॉपिक में हम यही चीज़ पढ़ने वाले हैं कि जब मटेरियल आप परचेस करते हो, आपके पास मटेरियल आ गया, आपके गोडाउन में वो माल अनलोड हो गया, पड़ा हुआ है। अब आप ये सोच रहे हो कि अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, मतलब कॉस्ट अकाउंट्स में, आप उसको कौन सी वैल्यू पे दिखाओगे, मतलब उस मटेरियल की वैल्यू में क्या दिखाओ। तो अब आप लोग को मन में डाउट आना चाहिए, सर क्या बात कर रहे हो। चलो एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लो आप दुकान गए एक ठो पेन लेने के लिए, एक पेन लेने गए, पेन का MRP था 10 रुपये, पेन का MRP था 10 रुपये, तो आप पे कितना करोगे? 10 रुपये, सीधी सी बात है भाई, उसका MRP 10 है तो आप पे का कितना करोगे? 10 रुपये। अब वो पेन मेरे पास आ गया, मतलब मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ और सोच रहा हूँ अरे ये पेन को मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितने रुपए में दिखाऊं? 10 रुपये क्यों 10 रुपये में? डेप्रिसिएशन थोड़ी ना हाँ नहीं, डेप्रिसिएशन की बात नहीं है। नहीं नहीं 10 पे दिखाऊं, पे 10 रुपये की आऊँ, पे तो 10 की MRP 10 है। एक मार्केट में आगे बेचोगे ना ठीक है ठीक है, एक MRP 10 है और पेमेंट भी 10 का किया हूँ, तो फिर मैं ये दिमाग ही क्यों लगा रहा हूँ कि कितने में दिखाऊं? भाई 10 में दिखाओ ना, सीधी सी बात है। कम दिखाओगे तो फायदा रहेगा ना, ज्यादा जोड़ो। मैं इसकी वैल्यू दिखाऊंगा 15 रुपये। हाँ, ज्यादा जोड़ो, सॉरी ज्यादा बोलने वाला। Carrying तो फिर से मन में डाउट आएगा कि चलो मतलब सर ने प्रॉफिट जोड़ दिया होगा। अरे मटेरियल में थोड़ी प्रॉफिट जोड़ते हैं। नहीं। ये जो मैंने आपको बताया, आलू डाल के सोना निकालोगे तो प्रॉफिट तो आप सोना में जोड़ोगे ना, जो सोना बन के निकलेगा, फाइनल आउटपुट बन के निकलेगा, उसको आप बेचोगे, तो प्रॉफिट तो आप इसमें जोड़ोगे ना, मटेरियल में थोड़ी प्रॉफिट जोड़ोगे। मटेरियल ये है आलू, उसको तो आप क्या करोगे? इनपुट में डालोगे, वो आपका खर्चा है, कॉस्ट, मतलब वो इनपुट है, इनपुट में प्रॉफिट नहीं जोड़ते। मतलब आप ये मत सोचना कि सर ने 5 रुपये जो बढ़ा दिया वो प्रॉफिट ऐड कर दिए, नहीं, ये Carrying प्रॉफिट cost नहीं लगाओ है, ना। बिल्कुल। आप ये सोच, देखो मैं सिंधी हूँ, कॉस्ट का टीचर हूँ तो एक एक खर्चा देखूंगा ना। दुकान वाले लोग कहते हैं फ्रिज में रखने का। देखो ये मेरा हाउस, मतलब घर था, और ये स्टेशनरी पेन लेने गया हूँ ना, तो स्टेशनरी दुकान जाऊंगा, साइकिल से कार से स्टेशनरी कार से दुकान। हाँ, अब मैं घर से निकलूंगा स्टेशनरी, हाँ फोर्ड फीगो में जाऊंगा, बढ़िया माइलेज देती है ना। 10 का बहुत ज्यादा रहती है। तो घर से देखो, मैं घर से निकला, स्टेशनरी दुकान गया, कितने किलोमीटर? तो देखो सीधा गया, पर जब वापस आऊंगा तो ऐसे तेरा है। ऐसे 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 वापस आऊंगा, ठीक है। तो पेट्रोल, सुनो पेट्रोल का खर्चा लगेगा, हाँ। सॉरी, पेट्रोल का खर्चा लगेगा 5 रुपए, वो मैंने जोड़ा है। मतलब आप लोग एक चीज अकाउंट्स में भी पढ़े होंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में, कि इन्वेंट्री को अपनी प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन तक लाने का जो भी खर्चा है वो उसमें ऐड हो जाता वैल्यू में है। कंसाइनमेंट में भी पढ़े होंगे। मतलब आप जितने में मटेरियल परचेस किए हो वो तो आएगा ही भाई, वो तो सबसे मेन बेसिक चीज़ है कि जितने में आपने माल खरीदा है वो तो दिखाओगे। उसमें फिर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ऐड हो जाएगा, ट्रांजिट इंश्योरेंस है वो ऐड हो जाएगा, GST ऐड हो जाएगा, समझ रहे हो। और मान लो हाईवे से माल मंगा, हाईवे से ही आएगा ना, अगर टोल चार्ज। दूसरे, हाँ टोल नाका में पैसा दोगे, टोल टैक्स दोगे, वो ऐड हो जाएगा, समझ आ गया। ये आपको इस टॉपिक में समझना है। मतलब जो एग्जांपल है वो क्लियर है। मतलब भले पेन की MRP 10 है, मैंने पेमेंट भी उस दुकानदार को मैंने 10 रुपये का पेमेंट किया, बट मेरी जेब से पैसा कितना गया? 15, क्योंकि पेट्रोल का खर्चा भी लगा, उसका भी तो मैंने पेमेंट किया ना, गाड़ी का डेप्रिसिएशन भी लगा, वो भी तो दिखाऊंगा ना, समझ रहे हो। आते टाइम आप ऐसे फिर गया है तो पार्टी वार्टी करते हो, हाँ। वो नहीं छोड़ूंगा। वो किसको पता। हाँ। समझ आ गया मतलब टॉपिक में पढ़ना क्या है। चलो, तो ये हो गया वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसिप्ट। उसके बाद जो टॉपिक है जब आएगा तब बताऊंगा, अभी तो सीधा चालू करते हैं। वैल्यूएशन ऑफ रिसिप्ट ऑफ मटेरियल, मतलब जब आपके पास मटेरियल परचेस करने के बाद आ गया है, परचेस तो कर लिए, आपके पास आ भी गया, तो अब आप उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कौन सी वैल्यू पे दिखाओगे, ये हमको इस टॉपिक में समझना है। अब अगर मैं आपकी मॉड्यूल में आऊँ, CMA की मॉड्यूल में इसका सिर्फ एक क्वेश्चन दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट भी नहीं दिया हुआ है कि मतलब क्या क्या खर्चे ऐड होंगे, क्या क्या चीज़ें माइनस होंगी, आपको ये कॉन्सेप्ट भी नहीं बताया है ना। तो और सिर्फ एक क्वेश्चन दे दिया, उसके अलावा छोड़ दिया आपको ऐसी, जाओ जो करना है करो। तो इलस्ट्रेशन 17 बस है। हाँ, आप बोलोगे सर 1 से, तो 1 से वो बाकी टॉपिक है वो भी कवर होगा। अभी 17 में आते हैं, इस टॉपिक का क्वेश्चन 17 है। तो टॉपिक कैसे समझे, कॉन्सेप्ट कैसे समझे, तो इसमें चिल्लाना मत कि CA से जा गए, इसका टॉपिक CA की मॉड्यूल में है कि क्या क्या ऐड होगा, क्या क्या लेस होगा, आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है। तो उसके लिए हम CA की मॉड्यूल में आएंगे। ये लो यहाँ पे आपको टॉपिक में दिया हुआ है, वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसिप्ट, है ना। CMA की मॉड्यूल में नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये CA की मॉड्यूल है। चलो
देखते जाते हैं फटाफट। देखो कौन कौन सी चीज़ें ऐड होंगी, आपको ये सीखना है। कौन कौन सी चीज़ें लेस होंगी और कौन सी चीज़ों को आप इग्नोर करोगे। मतलब भले वो क्वेश्चन में दिया हो बट ना ही ऐड होगा ना ही लेस होगा, कुछ नहीं, उसको इग्नोर। ठीक है, मतलब ये 3 ऑप्शंस आपके पास रहेंगे। हाँ बताओ नहीं मैं बताऊंगा। देखो सबसे पहला है डिस्काउंट्स एंड सब्सिडी, ये एक हेडिंग दी हुई है, एक हेडिंग है डिस्काउंट्स एंड सब्सिडी। तो भाई जाहिर सी बात है, अगर डिस्काउंट मिलेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। देखो जो कॉस्ट आपकी जेब से लगेगी उसको ऐड करोगे ना। कॉस्ट जो आपकी जेब से लगेगी क्या क्या, जैसे मैंने बता दिया, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा, टोल टैक्स का खर्चा, तो वो आपकी जेब से पैसा जा रहा है, वो कॉस्ट है, उसको आप ऐड करोगे। बट डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट कोई कॉस्ट थोड़ी है। डिस्काउंट तो क्या कर रहा है, आपकी कॉस्ट को कम कर रहा है। मतलब मान लो आप 100 का सामान लेने गए और 5 रुपये का डिस्काउंट मिला, तो आप खर्चा कितने का रिकॉर्ड करोगे, 95। 100 की चीज़ लिए हो, 5 का डिस्काउंट मिल गया, तो डिस्काउंट माइनस होता है ना हमेशा, तो मतलब आपको खर्चा पड़ा 95 का, आप 95 दिखाओगे, है ना। तो हमको पता है भाई डिस्काउंट माइनस होता है, हमेशा से पता है। तो देखो ट्रेड डिस्काउंट है। होता क्या है ट्रेड डिस्काउंट, जो माल खरीदते बल्क में देते हैं। नहीं बल्क में मत बोलो, ऐसे कोई वो माल- क्वांटिटी डिस्काउंट है, व्यवहार के कारण जनरल सभी को मिलता डिस्काउंट है, जनरल बेसिस पे मिलता है। सभी को मिलता है। जैसे अभी दिवाली आएगी, हाँ। कपड़े में, ज्वेलरी में, 20%, इलेक्ट्रॉनिक्स में 20-30% बिलियन डिस्काउंट। हाँ, बिग बिलियन डेज, तो वो सभी के लिए ना डिस्काउंट। मतलब जो भी बंदा आके माल खरीदेगा सभी को डिस्काउंट मिलेगा, तो उसको बोलते हैं हम ट्रेड डिस्काउंट। जी सर। तो क्या होगा, माइनस होगा, डिस्काउंट है ना, माइनस होगा। क्वांटिटी डिस्काउंट मतलब बल्क में परचेस करोगे, होलसेल बल्क में परचेस करते हो ज़्यादा क्वांटिटी, तो आपको डिस्काउंट मिलता है, तो उसको भी आप माइनस ही करोगे, सीधी सी बात है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो, चलो आगे आने से पहले एक सेंटेंस लिखवा देता हूँ कि जो डिस्काउंट, ऐसा नहीं लिखते, परचेज करने के टाइम बिल्कुल, चलो याद है लड़के को, ऐसे लिखता हूँ, सिर्फ वही डिस्काउंट लेस लेस होगा होगा जो परचेज करने के टाइम जो आपको खरीदी करने के बिल्कुल परचेस करने की वजह से मिला हो, कैश डिस्काउंट इज नॉट डिडक्टेड। बिल्कुल। सर हो ठीक गया है। कि टाइम नहीं करनी सर। एंड दैट्स फॉर अदर डिस्काउंट आर इग्नोर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सब लोग अपनी कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है, देखो क्या लिखा है, सिर्फ वही डिस्काउंट लेस होगा जो आपको क्यों मिला, डिस्काउंट मिला है, ठीक है, क्यों मिला है, क्योंकि आपने माल परचेस किया है, बस इसकी वजह से मिला है। ट्रेड डिस्काउंट कब मिलता है, जब माल परचेस करते हो, तो माइनस होगा। क्वांटिटी डिस्काउंट कब मिलेगा, जब माल परचेस करते हो, तो वो भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ आया। अगला है कैश डिस्काउंट। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कैश डिस्काउंट क्यों मिलता है आपको, तो कैश जवाब, पे कैश देने की वजह से मिलता है। जब आप इंस्टेंट पेमेंट कर देते हो, मतलब आज आपने माल परचेस किया और सप्लायर के बताए हुए समय के अंदर अगर आप पेमेंट कर देते हो, मतलब सप्लायर ने बोला कि चलो भैया 2 दिन में पेमेंट कर देना, तो ही मैं आपको कैश डिस्काउंट दूंगा। तो अगर आप 2 दिन के अंदर पेमेंट करते हो तो मिल जाएगा डिस्काउंट। इग्नोर करेंगे। हाँ, मतलब इग्नोर क्यों करें, वही कारण बता रहा हूँ ना। कैश डिस्काउंट आपको एक ही कारण से मिलता है, अगर आप इंस्टेंट पेमेंट करते हो तो। जी सर। जैसे देखो कोई बंदे क्या होते हैं, ईएमआई पे लेते हैं, जी सर। किस्त में लेते हैं, इंस्टॉलमेंट में, तो उनको ज़्यादा पैसा देना होता है ब्याज का, इंटरेस्ट का। बट उसका उल्टा अगर आप तुरंत पेमेंट करते हो, बोलते हैं ना मैंने ये गाड़ी कैश में खरीदी है, कैश में खरीदी का मतलब तुरंत पेमेंट कर दिया। अच्छा, कैश मतलब कैश नहीं ना, अगर आप चेक से पेमेंट करते हो वो तो पता है ना, डेबिट क्रेडिट कार्ड किसी से भी पेमेंट, कैश मतलब वो कैश नहीं, कैश मतलब इंस्टेंट पेमेंट होना चाहिए बस। अगर आपने तुरंत पेमेंट कर दिया तो वो डिस्काउंट आपको मिलेगा। ठीक है, क्या ये डिस्काउंट आपको परचेस करने की वजह से मिला है? नहीं। तो इसको आप क्या करोगे, इग्नोर करोगे। ये अदर डिस्काउंट हो गया, इसको आप इग्नोर करोगे। ठीक है, तो याद रखो ये जो सेंटेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई डिस्काउंट आपको इसलिए मिल रहा है जस्ट बिकॉज आपने वो मटेरियल परचेस किया है, उसकी वजह से मिल रहा है, तो सिर्फ वही डिस्काउंट माइनस होगा। इसके अलावा जैसे कैश डिस्काउंट है वो तो आपको अदर रीजन की वजह से मिलता है कि पेमेंट करी है तो मिला, 10,000 से ज़्यादा तो इसको आपको इग्नोर करना है। हाँ? देखो अगला, सब्सिडी, ग्रांट एंड इंसेंटिव कौन देती है, गवर्नमेंट। तो इसीलिए देती है क्योंकि आप मटेरियल परचेस करते हो।
एक एग्जांपल देता हूँ, पीजीबीपी पढ़े होगे आप लोग, इनकम टैक्स में पीजीबीपी चैप्टर है, Scientific तो research. उसमें एक ये चीज आई होगी, बिल्कुल स्पेशल इकोनॉमिक जोन। Section 10 हाँ, क्या होता है ये, कुछ ऐसे स्पेशल एरिया होते हैं जो एकदम पिछड़ा हुआ एरिया होता है, जहाँ पे एकदम गांव से भी गया गुजरा, जहाँ पे कुछ है ही नहीं, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, मतलब आदिवासी जैसा एरिया, जंगल इलाका है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि तुम जाओ वहाँ पे जाके बिजनेस डालो, अपना बिजनेस एक्सपेंड करो, तो उसमें आपको गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, इंसेंटिव देती है। मतलब तुम्हारा 5 साल का बिजली बिल माफ, हाँ एग्जाम्पल बताया हो ना, कि अगर तुम ऐसी जगह पे बिजनेस खोलते हो तो तुम्हारा 5 साल का बिजली बिल माफ, फ्री में बिजली आएगी, ठीक है, लोन तुमको बिना इंटरेस्ट के मिल जाएगा, ऐसा गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है। तो क्यों देती है, ताकि वहाँ का जो एरिया है वो ग्रो हो, डेवलप हो, बिजनेस होगा तो लोगों को वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, पैसा मिलेगा, अपने आप वो एरिया डेवलप हो जाएगा, बिल्कुल है ना। ये पीजीबीपी का एक एग्जांपल है। तो गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है। तो मान लो कोई मटेरियल जैसे सोलर प्लांट, मतलब जो सोलर सेल आप लगाते हो छत में, उसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। इलेक्ट्रिक सोलर पैनल, गाड़ी में भी देते हैं। हाँ इलेक्ट्रिक गाड़ी, बिल्कुल उसमें भी सब्सिडी रहता है। तो क्यों होता है, गवर्नमेंट उसको प्रमोट करना चाहती है कि लोग इसको खरीदें, ठीक है। तो अगर आप कोई ऐसे सामान परचेस करते हो, गवर्नमेंट इंसेंटिव है तो डिस्काउंट ना, देखो सब्सिडी बस इसलिए बोलते हैं क्योंकि गवर्नमेंट दे रही है, बट है तो डिस्काउंट, वो आपको पता है डिस्काउंट है तो माइनस होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो 4 टाइप का डिस्काउंट हमने देखा, ट्रेड डिस्काउंट है माइनस होगा, क्वांटिटी डिस्काउंट है माइनस होगा, सब्सिडी है वो भी माइनस होगा, क्योंकि आपको तभी मिलेगा जब आप मटेरियल परचेस कर रहे हो। कैश डिस्काउंट इग्नोर होगा, क्योंकि ये आपको पेमेंट करने की वजह से मिलता है, ना कि परचेस करने की वजह से, ठीक है। इंस्टेंट पेमेंट करते हो तो मिलता है, तो इसलिए आपको इसको इग्नोर करना है, समझ आएगा, ठीक है। हाँ, ये क्या होता है, एक फाइनेंशियल चार्जेस होता है, ये भी याद रखो, एमसीक्यू में पूछ सकता है कि कैश डिस्काउंट किस टाइप का चार्जेस होता है, फाइनेंशियल चार्जेस होता है। मतलब आप उसको फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनेंस हो गया ना, फाइनेंस, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि अगर आप ईएमआई पे लेते हो तो उसको, उसका टर्म यही बोलते हैं ना कि मैंने इसको फाइनेंस पे लिया है, हाँ, तो उसमें आपको ज़्यादा पेमेंट करना होता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है ईएमआई पे। तो इसका ये उल्टा आप कर रहे हो, तुरंत पेमेंट कर देगा ये। तो फाइनेंस चार्जेस में ही वो उसी के कैटेगरी का हो गया ना, कि अगर आप ईएमआई पे लेते हो तो ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, और तुरंत पेमेंट करते हो तो कम पैसा देना पड़ेगा। तो वो फाइनेंस से रिलेटेड हो गया, फाइनेंस चार्ज। आपने फाइनेंस नहीं करवाया, आपने तुरंत पेमेंट कर दिया, इसलिए उसका इसलिए कैश डिस्काउंट है, उसका चार्ज हाँ कम हो जाएगा, तो फाइनेंस चार्जेस कहलाते हैं, ठीक है, समझ आया। चलो अगला हेड है आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस। मतलब जो भी आप टैक्स आप क्या करते हो, पे करते हो, अपनी तरफ से टैक्स का पेमेंट करते हो, ठीक है। तो आपकी जेब से जा रहा है, एक शॉर्टकट बस याद रखो, जो पैसा आपकी जेब से जा रहा है आप उसको ऐड कर दोगे। तो मैंने बताया जैसे हाईवे से अगर आप माल मंगाए हो, गाड़ी आई, टोल नाका पे रुकेगी गाड़ी, टोल टैक्स पे करोगे तो उसको आप ऐड कर दोगे, इट विल बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, है ना, कॉस्ट ऑफ परचेस जो भी है मटेरियल की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर अगला टैक्स आता है जीएसटी, और जीएसटी तो पढ़े हो, 3 टाइप का होता है, आप लोग पढ़े हो। आईजीएसटी जब इंटर स्टेट होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाता है तो आईजीएसटी, और इंट्रा स्टेट है, विद इन द स्टेट है तो एसजीएसटी सीजीएसटी दोनों लगता है। आईटीसी के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ बिल्कुल। तो ये ना सीए का ट्रीटमेंट अलग है, आप लोग का अलग है, तो इसको अभी भूल जाओ। थोड़ा बहुत जीएसटी है ना ग्रुप 1 में, न्यू सिलेबस में, कि ग्रुप 2 में है, ग्रुप 1 में है ना जीएसटी, ठीक है। तो हाँ ठीक है, पढ़े तो हो ही। और इसके अलावा मैं आपके क्वेश्चन में आएंगे तब बताऊंगा, इसका सीए का ट्रीटमेंट थोड़ा अलग करता है कि क्वेश्चन साइलेंट है तो क्या करना है, क्वेश्चन है तो क्या, वो अलग चीज़ है, आप लोग का अलग है। बता दो ना। आपके बुक से बताऊंगा, सीएम आपको ऐड करना है, जीएसटी का पेमेंट किया ऐड करना है। आईजीएसटी मिल रहा है। आईटीसी बोलते हैं, आईजीएसटी क्या होता है, आईजीएसटी मिलता है क्या, आईटीसी देखो सीए का अलग सिस्टम है, आपका क्या है, बाय डिफॉल्ट आपको मान के चलना है, जब तक क्वेश्चन में ना बोले आपको ये मान के चलना है कि आईटीसी अवेलेबल नहीं है, सीए मान के चलता है। सीए वाला मान के चलता है कि है, लेकिन अगर क्वेश्चन में बोलते हैं कि आईटीसी मिल रहा है तो नहीं करेंगे। क्वेश्चन बोल दिया तो ठीक है, उसके ऐड बाद करके हम टेस्ट करेंगे। हाँ इग्नोर करो, कुछ नहीं करेंगे, इग्नोर करो सीधा। मैं आपको बोला हूँ, हाँ बाय डिफॉल्ट जिन लोग आईटीसी जानते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट, जीएसटी का थोड़ा अलग से आपके जीएसटी के टीचर बताएंगे, ठीक है, मैं बताऊंगा तो टाइम हो जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट आपको जो करना है वो मैं बता, देखो क्वेश्चन में बोल देगा तो बोल देगा, मैं आपको बाय डिफॉल्ट बताऊंगा अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि आईटीसी है कि नहीं, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है कि नहीं, तो बाय डिफॉल्ट आपको क्या मान के चलना है कि आईटीसी इज नॉट अवेलेबल, आईटीसी अवेलेबल नहीं है, मतलब आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा।
आपने जो जीएसटी का पेमेंट कर दिया, आउटपुट जीएसटी, जो आपने आउटपुट जीएसटी का पेमेंट कर दिया, आपको इनपुट जीएसटी नहीं मिलेगा। ऐसा हम बाय डिफॉल्ट मान के चलते हैं सीएमए के अकॉर्डिंग। आपने आउटपुट का पेमेंट कर दिया, याद है ना ये सब? आउटपुट जीएसटी का आप क्या करते हो, पेमेंट करते हो, मतलब आपकी जेब से पैसा गया तो मैं क्या कर दूंगा, इसको ऐड कर दूंगा। अब अगर इनपुट जीएसटी मिलेगा तो वो माइनस होगा, बट बाय डिफॉल्ट मैंने बोला ना, बाय डिफॉल्ट आपको क्या मान के चलना है कि आईटीसी अवेलेबल नहीं है, आपको इनपुट जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलेगा, बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो जो आपने पेमेंट किया, आपकी जेब से पैसा गया, गया तो गया, वापस आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो इसको क्या कर दोगे, अपनी कॉस्ट में ऐड कर दोगे। जी सर। इंक्लूडेड इन कॉस्ट, ये बाय डिफॉल्ट वाला बता दिया हूँ, फिर बाकी क्वेश्चन में जो आएगा वो मैं आपको क्वेश्चन से बताऊंगा, ठीक है? जब भी क्वेश्चन में जीएसटी दिया हो और उसके बारे में इनपुट, याद रखना इनपुट जीएसटी के बारे में कुछ ना बताया हो, तो चुपचाप क्या करना, उसको ऐड कर देना अपनी कॉस्ट में, क्योंकि आपकी जेब से पैसा जा रहा है ना, आप जीएसटी का पेमेंट किया। कोई भी, जैसे आप देखना डीमार्ट से सामान लेते हो तो उसमें जीएसटी का लिखा होता है, कौन से सामान पे कितना जीएसटी लगा है। रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो तो उसके बिल में लिखा होता है कौन से आइटम पे कितना जीएसटी है, तो पे कर रहे हो ना आप जीएसटी, तो ऐड कर देना है। फिर बेसिक कस्टम ड्यूटी है। कस्टम ड्यूटी कब लगता है, जब आप माल फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करते हो, मतलब इंडिया में मान लो वो माल नहीं मिलता, मैं फॉरेन से मंगाता हूँ, तो इंपोर्ट होगा तो इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा, उसके ऊपर एक्स्ट्रा पैसा लगता है, इंपोर्ट ऑन गुड्स पे लगता है। तो आपकी जेब से पैसा गया, चुपचाप इसको ऐड कर दो, खर्चा है ना। शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया, जो भी आपकी जेब से पैसा जा रहा है तो उसको वो कॉस्ट है, उसको आप अपनी मटेरियल कॉस्ट में ऐड कर दो, ठीक है? समझ आ गया? चलो अगला, पेनल्टी एंड चार्जेस। देखो पेनल्टी मतलब क्या होता है, जो आपकी गलती की वजह से होता है। जैसे मान लो आप जैसे आप ट्रिपलिंग जाते हो, ट्रिपल मतलब 3 सवारी बाइक में 3 सवारी जाते हो, बिना हेलमेट, बिना लाइसेंस, बिना इंश्योरेंस, ट्रैफिक वाला, पुलिस वाला पकड़ लेता है और फाइन लेता है, मतलब आपकी जेब से पैसा गया, वो हमारी गलती की वजह तो ऐड कर दूं कॉस्ट में? नहीं, क्योंकि ये सिर्फ आपकी गलती की वजह से है, बाकी लोग की नहीं, ये गलती नहीं किया। बाकी लोग, एक गाड़ी में 2 ही लोग बैठे हैं, हेलमेट है, लाइसेंस, इंश्योरेंस सब है, तो उनको ये पैसा देना ही नहीं पड़ेगा, उनको ये फाइन का पैसा नहीं देना पड़ेगा, तो उन लोग कॉस्ट में दिखाएंगे भी नहीं, क्योंकि पेमेंट ही नहीं हुआ है। आपने पेमेंट किया है बट वो तो आपकी गलती है ना, तो आप इसको अपने मटेरियल कॉस्ट में नहीं दिखा सकते, क्योंकि अगर आपने कॉस्ट बढ़ा दी तो कस्टमर नहीं आएगा आपके पास सामान लेने, है ना? देखो ऐड करने को कर सकते हो, अगर आपका ईगो आ गया बीच में कि नहीं मैंने तो पेमेंट किया, मैं तो ऐड करूंगा, अगर ऐसा ईगो आ गया, ठीक है कर दो ऐड, क्या होगा, आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, बाकी लोगों की कम रहेगी, क्योंकि बाकी लोगों ने वो गलती नहीं किया, आपने गलती की, आपको फाइन का पेमेंट करना पड़ा, तो आपने अपनी कॉस्ट बढ़ा दी, सिर्फ आपकी कॉस्ट ऐसी दिखेगी, कोई नहीं आएगा कस्टमर लेने के लिए, क्योंकि बाकी लोग की कॉस्ट कम है, लोग उनके पास जाएंगे, तो आप चाहते हुए भी उसको ऐड नहीं कर सकते। मोनोपोली का पता लगेगा, मोनोपोली तो जो करना है, बट भाई मोनोपोली बोलेगा क्या क्वेश्चन में? चलो, तो पेनल्टी एंड चार्जेस वही है। फाइनल में आपको बता दूं, इग्नोर, इसका आपको अगर क्वेश्चन में दे दिया है तो जितना भी आपका अभी 2-3 टाइप का है, सबको इग्नोर करना है। देखो, नॉट डेम्यूरेज, मीनिंग बता रहा हूँ इसका, डेम्यूरेज है नॉट इंक्लूडेड, डिटेंशन चार्जेस और फाइन है नॉट इंक्लूडेड, पेनल्टी है नॉट इंक्लूडेड। मतलब एक बार में मैंने आपको बता दिया, बेसिकली क्या बोलूँ मैं, इग्नोर होगा, अगर क्वेश्चन में दे दिया है उसको हटा दो, मतलब इग्नोर करो, क्योंकि वो सिर्फ आपकी गलती की वजह से आपने पे किया है, बाकी लोगों ने पे नहीं किया है। मार्केट में बाकी लोग का कॉस्ट कम दिखेगा, आप फालतू में बढ़ा दोगे तो कस्टमर नहीं आएगा। तो अब देखो मीनिंग देखो, डेम्यूरेज का मतलब क्या होता है, जो ट्रांसपोर्टर है, देखो ट्रैफिक पुलिस वाला तो लगा ही गया चालान, ट्रांसपोर्टर भी लगा गए, बताओ, सब चालान लगा गए। ट्रांसपोर्टर मतलब जो ट्रक वाला है, ट्रक वाला आपसे फाइन का पैसा लेगा, क्यों? क्योंकि आपने डिले किया है इन अपलोडिंग एंड ऑफलोडिंग, मतलब माल को चढ़ाने में वो गलती है ना, सही बात है, लेगा क्यों नहीं? हाँ, माल को चढ़ाने में या उतारने में आपने डिले कर दिया, तो भाई डिले हो गया तो उसका तो नुकसान हो गया ना, क्योंकि जैसे ही उसकी गाड़ी खाली होती है वो दूसरी जगह जाता है, दूसरा ट्रिप मारता, दूसरे क्लाइंट, दूसरा कस्टमर। हाँ, आपने डिले करवा दिया, लेट हो गया, तो दूसरा कस्टमर उसके हाथ से चले गया, उसका तो नुकसान हो गया, तो वो आपसे लेगा फाइन का पैसा, आपको पे करना पड़ेगा, उसके बिना वो आपका माल छोड़ेगा नहीं, आपको देना पड़ेगा, ठीक है? तो आपकी गलती था ना, डिले आपने किया, तो आप अपनी इसको कॉस्ट में ऐड नहीं कर सकते, ठीक है? डिटेंशन चार्जेस और फाइन क्या बता रहे, अगर आपने कोई भी लॉ को तोड़ दिया, कोई भी नियम तोड़ दिया, तो आपके ऊपर फिर पेनल्टी, जैसे कंपनी लॉ है, कोई भी टाइप का, कोई भी एग्रीमेंट आपने तोड़ दिया तो पेनल्टी पे करना पड़ेगा, फाइन, तो आपकी गलती है ना, आपने एग्रीमेंट क्यों तोड़ा,
कानून क्यों तोड़ा, वो आपकी गलती है, तो आप इसको अपनी कॉस्ट में इंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है। अगला पेनल्टी, एनी टाइप ऑफ पेनल्टी, लास्ट में बता दिया, अदर देन, इसके अलावा कोई भी टाइप की पेनल्टी है तो वो भी इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है, समझ आया। सेक्शन कॉस्ट। चलो आगे आते हैं अदर एक्सपेंडिचर, ये इस टाइप का लास्ट टॉपिक है, मतलब इस वैरायटी का लास्ट है। हाँ, सबसे पहला इंश्योरेंस चार्जेस, बिल्कुल जो मैंने बताया ट्रांजिट इंश्योरेंस, मतलब माल आ रहा है तो आप क्या करते हो, उसका इंश्योरेंस करवा देते हो कि खराब हो गया, एक्सीडेंट हो गया तो इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा ना, तो इंश्योरेंस जो आप पे करोगे पहले प्रीमियम तो वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। इंश्योरेंस आपकी जेब से पैसा गया ना, ऐड हो जाएगा। कमीशन और ब्रोकरेज पेड ऑन परचेज, हाँ ऐसा नहीं कोई और चीज का दलाली नहीं, आपने मटेरियल परचेज करने का दलाली पे किया, मतलब आपको मालूम नहीं था कि माल कहाँ से परचेज करे, तो आप किसी एजेंट के पास चले गए कि भाई तू मेरे को माल परचेज करके दे, कहीं से ला के दे, मैं कमीशन दूंगा, तो परचेज वही बोल रहा हूँ, परचेज करते टाइम आपने कमीशन पे किया तो बस वही ऐड होगा, ठीक है। अगर कोई और सेल्स कमीशन है तो वो ऐड नहीं हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेट इनवर्ड, ये तो आप बचपन से जानते हो, वही ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, आप माल मंगा रहे हो तो उसका खर्चा है, तो वो भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। आपकी जेब से पैसा गया तो सिंपल है, ऐड हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला है आपके पास कॉस्ट ऑफ कंटेनर, तो बहुत बढ़िया चीज़ है ये कॉस्ट ऑफ कंटेनर। 3 केस है, तो ये तीनों केस मैं आपको अपने एग्जांपल से बताता हूँ। देखो कॉस्ट ऑफ कंटेनर बोलो, कंटेनर, मटेरियल नहीं बोला। देखो मटेरियल अगर आप मंगाते हो, जैसे वही एग्जांपल लेते हैं, चलो हाँ कोई भी ले लो, कोका कोला का एग्जांपल लेते हैं, तो आप सभी लोग कोका कोला पिए हो कभी ना कभी, ठीक है, तो लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो क्या दुकान में जाते हो लिक्विड वाला ऐसे आपको हाथ में देता है, चुल्लू भर ऐसा, ये लो पी लो, बॉटल में देता है, तो बॉटल यहाँ पे क्या हो गया, कंटेनर, तो बॉटल का भी तो खर्चा उसमें इंक्लूड होगा ना यार, अगर कॉस्ट पढ़ना है तो सिंधी बन जाओ, आपका वो लिक्विड का खर्चा तो उसमें जुड़ा है, फिर आपने उसको मतलब जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री वाले ने बॉटल का मैन्युफैक्चर किया होगा, प्लास्टिक लगा, प्लास्टिक का खर्चा लगा ना, फिर उसको मशीन में बॉटल बनाए होंगे, फिर मटेरियल में उसमें लेबल लगता है, जो कोका कोला का लाल कलर का लेबल होता है, तो बहुत सारे खर्चे लगते हैं, वो भी उसमें इंक्लूडेड होंगे, 100% इंक्लूड होंगे। और मैं जानबूझ के लूँगा ग्लास बॉटल, प्लास्टिक का तो क्या है फेंक देते हैं, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ ग्लास बॉटल, जब कांच की बॉटल में आता था, अभी भी आता होगा कहीं ना कहीं, हाँ, तो कोका कोला जब ग्लास की बॉटल में आता है तो ग्लास तो और महंगा होता है, प्लास्टिक से ज़्यादा महंगा होता है ग्लास, है ना, तो उसका भी तो खर्चा लगा होगा। ग्लास बॉटल क्या है, कंटेनर है। देखो जो फाइनल गुड्स है जो आप पीते हो तो वो लिक्विड है, वो तो कोका कोला काला वाला लिक्विड है, बट मैं अभी बात कर रहा हूँ कंटेनर की, मतलब जिसमें वो मटेरियल आया है, किसमें आया है, ग्लास बॉटल में डाल के आया है, तो वो कंटेनर है। तो अब एक मान के चलो 2 केस लेता हूँ मैं, कि अगर ये आपका कंटेनर जो आपने मंगाया है, कंटेनर इज रिटर्नेबल, मतलब अभी आपने कंटेनर में माल मंगाया, जैसे ही वो माल यूज कर लोगे तो जो खाली कंटेनर होगा उस खाली कंटेनर को आप वापस भेज दोगे, वो एक केस हो सकता है, या वापस नहीं भेज सकते, मतलब ऐसा पॉलिसी है ही नहीं कि वापस भेज दो। जैसे प्लास्टिक बॉटल, प्लास्टिक का है क्या, रिटर्नेबल नहीं है, फेंक दो उसको या पानी भर लो गर्मी में, तो हाँ पेट्रोल भर लो, तो ये नॉन रिटर्नेबल है, ठीक है, प्लास्टिक बॉटल। आप ध्यान से समझना, अगर कंटेनर रिटर्नेबल है, मतलब मैंने कंटेनर मंगाया था, उसमें माल आया था, मैंने उसके अंदर का माल यूज कर लिया, अब वो खाली कंटेनर ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको कंपनी को वापस रिटर्न कर देगा। तो भाई अगर मैंने वो कंटेनर मंगाया था, अब ध्यान से एग्जांपल समझना, जब मैंने वो कंटेनर मंगाया था तब कंटेनर की कॉस्ट मेरे को लगी थी 10 रुपये, ठीक है, मतलब मैंने अपनी जेब से पे कर दिया 10 रुपये, कंटेनर, मटेरियल नहीं, मटेरियल तो अलग है, वो तो अलग ही चल रहा है, वो अलग है मटेरियल, मैं बात कर रहा हूँ कंटेनर की। बाप रे, तो जो कंटेनर का प्राइस है वो 10 रुपये है, ठीक है। अब क्योंकि आप उस कंटेनर को रिटर्न कर दोगे तो क्या आपको पैसा कुछ वापस मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। भाई कंटेनर मंगाए थे, 10 रुपये का खर्चा लग गया, अब वो कंटेनर आप वापस दे, ये ले भाई ये कंटेनर खाली है क्या, वापस रख अपने पास, तो जो 10 रुपये आपने दिया है ना, वो पैसा आपको वापस मिल जाएगा। अब इसमें भी 2 केस हो सकता है,
या तो पूरा पैसा वापस आएगा या तो कम आएगा। इसमें मतलब दो केस हो सकता है, कॉस्ट भले ही चलो 10 है, बट हो सकता है कि जो अमाउंट आपको रिफंड मिलेगा हो सकता है वो 10 रुपये पूरा आ जाए, या हो सकता है रिफंड अमाउंट 8 रुपये आए। मतलब इसी का दो केस हो सकता है। आपने जब कंटेनर मंगाया तो कॉस्ट पड़ी 10 रुपये, आपकी जेब से 10 रुपये गया, ठीक है। अब मैं कंटेनर वापस कर रहा हूँ, मतलब जो पैसा आपने पे किया था वो पैसा भी आपके पास वापस रिफंड आ जाएगा। तो अगर मान के चलते हैं कि पूरा पैसा वापस आ गया, 10 की कॉस्ट थी, 10 पूरा रिफंड आ गया, या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है, 10 की कॉस्ट में 8 रुपये वापस आया। तो आप लोग बताओ दोनों में मेरी फाइनल कॉस्ट कितनी पड़ेगी, मतलब मैं अपने कॉस्ट ऑफ मटेरियल में कितना ऐड करूँगा बताओ। देखो उसमें नेट ऑफ 10 में 10 नेट ऑफ हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा, बिल्कुल तो एकदम सही, इसमें 2 रुपए। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे क्या था, 10 रुपये आपने पे किया कंटेनर मंगाते टाइम, फिर जैसे ही कंटेनर मैंने वापस दिया 10 रुपये पूरा वापस आ गया, तो 0 हो गया। 0 मतलब आपकी जेब से कुछ गया नहीं ना। पहले गया था, कंटेनर आया था तो पेमेंट किया 10 का, बट अब क्या हुआ, कंटेनर रिफंड करने के बाद, रिटर्न करने के बाद वो पैसा ही आपके पास फुल रिफंड आ गया, आपकी जेब से तो पैसा गया नहीं, तो कॉस्ट में कुछ इंक्लूड करना ही नहीं। मतलब अगर ये वाला केस आपको आता है तो क्या करना है, इसको इग्नोर करना है। ऐसा मत करना कि प्लस करके माइनस कर दिए, समझ आ गया कि मतलब पहले 10 रुपये कॉस्ट में ऐड कर दिए फिर 10 रुपये माइनस भी कर दिए, टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। उसको इग्नोर कर दो क्योंकि पूरा पैसा वापस आ गया, मतलब आपकी जेब से तो कुछ गया नहीं, तो उसको इग्नोर कर दो, ठीक है। आगे अगला केस क्या है, जब आपने कंटेनर मंगाया था, कंटेनर मंगाते टाइम आपका कॉस्ट लगा था 10 रुपये, 10 की कॉस्ट लगी थी। अब जब आपने कंटेनर वापस कर दिया, रिटर्न कर दिया, तो आपको 8 रुपये कंपनी से वापस मिल जाएगा, तो आपकी जेब से नेट पैसा कितना गया, 2 रुपये। समझ आ गया ना एग्जाम्पल, 10 की कॉस्ट लगी थी जब मंगाए थे कंटेनर, अब कंटेनर को मैंने खाली कंटेनर को वापस कर दिया, कंटेनर कंपनी को दे दिया, तो कंपनी ने मेरे को 8 रुपये का रिफंड मेरे बैंक में डाल दिया, तो मतलब मेरी जेब से पैसा कितना गया, 2 रुपये, तो इतना मैं दिखाऊंगा कॉस्ट, ठीक है। तो अब मेरे को एक चीज़ बताओ, क्या यहाँ पे 2 ऑप्शन फॉलो होगा कि, मतलब देखो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, कि मैं पहले 10 रुपये प्लस करूँ, नहीं इसी का बता रहा हूँ, मतलब पहले मैं 10 रुपये प्लस कर दूँ और फिर 8 रुपये माइनस कर दूँ, या फिर क्या कर सकता हूँ, सीधा 2 रुपये ऐड कर सकता हूँ, दोनों कर सकता हूँ, बट पता है दोनों में से बेटर ही क्या है, ये वाला। अभी क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ आएगा, 2 तो होगा, बट आपको अलग अलग दिखाना है कि कॉस्ट ऑफ कंटेनर है 10, तो उसको ऐड करके अलग से दिखाना है, और फिर जब कंटेनर वापस करने पे आपको रिफंड मिलेगा तो आपको माइनस कर देना है 8 रुपये, ऐसे दोनों दिखाना है, ठीक है। आप बोलोगे सर नेट 2 रुपये है उसको दिखा देते हैं, नहीं वैसा मत करना, अभी लॉजिक है, क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ आएगा। मतलब जितने का कॉस्ट लगा है उसको अलग से ऐड करो और जितना रिफंड आया उसको अलग से माइनस करो, दोनों आपको शो करना है, कितने का कॉस्ट लगा कितने का रिफंड आया, दोनों आपको अलग अलग शो करना है, ठीक है। भले हमको मालूम है कि 2 रुपये नेट खर्च है, बट 2 नहीं दिखाना है, +10 -8 ऐसे दिखाना है, ठीक है। तो ये 2 केस था जब कंटेनर रिटर्नेबल है तो आपको पैसा भी रिफंड हो जाएगा, या तो पूरा या तो कम। पर जब कंटेनर नॉन रिटर्नेबल है तो देखो कॉस्ट तो, कंटेनर मंगाए, कंटेनर तो मंगाओगे ना, तो कॉस्ट वही लगेगी, मान के चलो 10 की, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि कंटेनर इज नॉन रिटर्नेबल, मतलब कंटेनर वापस कर ही नहीं सकते, तो रिफंड कितना मिलेगा, कुछ मिलेगा ही नहीं भाई। जब आप कंटेनर ही वापस नहीं कर सकते, कंपनी लेगी ही नहीं, आप भले उसके दरवाजे पे खड़े हो, भाई ले, वो लेगा ही नहीं, तो जब कंटेनर लेगा नहीं तो पैसा भी नहीं देगा कुछ, रिफंड इज 0, तो मतलब आपकी कॉस्ट कितनी लगी, पूरी 10 रुपये लग गई। मतलब जो आपका कॉस्ट मंगाते टाइम लगा था उसी को आपको ऐड कर देना, क्योंकि रिफंड तो मिलेगा नहीं, ठीक है। रिफंड आपको पैसा तो मिलेगा ही नहीं, तो पूरी कॉस्ट आपको जोड़ देनी है। बस ये टोटल देखा जाए तो ये 3 केस था टोटल। वैसे तो चलो 2 है कि रिटर्नेबल या नॉन रिटर्नेबल, बट रिटर्नेबल के अंदर भी 2 हो गया कि या तो पूरा रिटर्न करने पे पूरा पैसा वापस आ जाएगा या कम पैसा वापस आएगा, तो 2 केस ये हो गया। और तीसरा कि कुछ पैसा वापस नहीं आएगा जब नॉन रिटर्नेबल होगा। तो उस हिसाब से आपको देख लिया, यही आपको 3 पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। देखो पहला क्या बताया, नॉन रिटर्नेबल कंटेनर। नॉन रिटर्नेबल मतलब आपको रिफंड कितना मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो आप इसमें जितनी कॉस्ट है, देखो द कॉस्ट ऑफ कंटेनर इज एडेड, मतलब जितना कॉस्ट लगा चुपचाप उसको ऐड कर दो, क्योंकि रिफंड पैसा तो कुछ आएगा नहीं, क्योंकि कंटेनर इज नॉन रिटर्नेबल, ठीक है। पर जब कंटेनर रिटर्नेबल है
तो उसका ये पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट दोनों रिटर्नेबल का है। तो अगर कंटेनर रिटर्नेबल है, देखो पढ़ते हैं, इफ द कंटेनर आर रिटर्न एंड देयर कॉस्ट आर रिफंडेड, मतलब जितनी उसकी कॉस्ट लगी थी वो पूरा पैसा रिफंड आ गया, देन कॉस्ट ऑफ कंटेनर शुड नॉट बी कंसिडर्ड इन द कॉस्ट ऑफ परचेज। मतलब ये वो वाला केस हो गया कि 10 का कॉस्ट लगा था और 10 का रिफंड आ गया, तो आपको क्या करना है, इसको इग्नोर करना है। हाँ, इग्नोर कर देना है इसको, ठीक है। ऐसा नहीं कि पहले +10 दिखाए फिर -10, टाइम पास नहीं करना है, सीधा उसको इग्नोर, ठीक है। समझ कैसे आया, इंग्लिश को समझो। क्या बोला है यहाँ पे कि इफ द कंटेनर आर रिटर्न देन देयर कॉस्ट आर रिफंडेड, मतलब देखो ये इसकी कॉस्ट है और रिफंड अमाउंट भी उतना ही है, मतलब जितनी उसकी कॉस्ट थी उतने आपको रिफंड मिलेगा। तो वही बोला है ना, कॉस्ट आर रिफंडेड। मेन जो मैंने बोला कि है 2 शब्द, कॉस्ट आर रिफंडेड, मैंने जो कॉस्ट लगी थी वही रिफंड में वापस आ गई, तो आपको इसको इग्नोर करना है क्योंकि आपकी जेब से तो कुछ गया ही नहीं। हाँ, लास्ट बोलता है कि मतलब आपको कम पैसा मिला, मतलब 10 की कॉस्ट लगी थी और 8 का हुआ है, तो नेट अमाउंट आपको जोड़ना है। बट मैंने आपको क्या बोला, +10 अलग से दिखाना है, -8 अलग से दिखाना है। बट देखो यहाँ पे फाइनल वही बोलेगा, इफ द अमाउंट ऑफ रिफंड ऑन रिटर्निंग द कंटेनर इज लेस देन द अमाउंट पेड, देखो जितना पैसा आपको रिफंड मिल रहा है विच इज लेस देन द अमाउंट पेड, मतलब जितना अमाउंट आपने पे किया था, कितना 10 रुपए, 10 रुपये माइनस रिफंड का अमाउंट आपका उससे कम मिल रहा है, रिफंड आपको कम पैसा मिल रहा है। तो जो शॉर्टफॉल है, शॉर्टफॉल मतलब जो डिफरेंस अमाउंट है, शॉर्टफॉल मतलब डिफरेंस अमाउंट है 2 रुपए, तो दैट विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ परचेज, मतलब फाइनली आप 2 रुपए दिखाओगे। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 10 को प्लस करके अलग से दिखाओगे और 8 को माइनस अलग दिखाओगे। अभी वो क्वेश्चन बनेंगे ना, इलस्ट्रेशन 17 काम आएगा, ठीक है। इसके अलावा चलो आगे आते हैं, ये टॉपिक हो गया। ऐसा होता होगा, हाँ हाँ, कहीं ऐसा होता होगा, कहाँ पे, 10 कमा लिया, हाँ रिफंड पाया बिल्कुल होता है, कोका कोला में ऐसी होता था, है? कोका कोला की बोतल में पूरा पैसा वापस आता था, क्योंकि कंपनी क्या करती थी एक बार वो ग्लास की बोतल बन गई, कॉस्ट लगा, तो हमने उसको भेजा, तो कॉस्ट लगी, वापस आएगा, तो उसी वापस भेजते क्यों थे, क्योंकि उसी को धो के वापस उसी में कोल्ड ड्रिंक भर के आती थी, हाँ, तो कॉस्ट तो मतलब तो पूरा पैसा वापस से रिफंड कर एक दोगे बार ना। गया, वापस आके अब दूसरी बार से उसको तो पता है ये भी एक बिजनेस है, इसी में आप कमाल होगे, हाँ, क्योंकि जब जब आप पैसा मतलब भेजोगे तो उसमें आपको कॉस्ट लगेगी और पैसा रिफंड आ जाएगा, तो ये भी आप बिजनेस खोल लो बॉटल का, हाँ, उसमें भी कमा लोगे पैसा। मतलब कोल्ड ड्रिंक तो छोड़ो, खाली ग्लास बॉटल का, खाली कंटेनर का लोग करते तो हैं, कचरा बीनते रहते हैं ना, यही तो करते हैं। हाँ, उन लोग ला लेते हैं। हाँ, उन लोग प्लास्टिक की बोतल भी करते हैं, तो कबाड़ी में जाके बेचते हैं, मिलता है पैसा, 15 रुपए पर kg के हिसाब से मिलता है पैसा। मतलब जो खाली बोतल रहती है 1 kg का 10 रुपये 15 रुपये मिलता है, उसमें लिखा रहता है बोतल, नोटिस किया करो सब चीज। चलो लास्ट हमारा है शॉर्टेज। शॉर्टेज मतलब क्या है, लॉस। लॉस 2 टाइप का होता है, एक होता है नॉर्मल लॉस, एक होता है एब नॉर्मल लॉस, ठीक है। तो ये तो मैं सीधा क्वेश्चन से बताऊंगा, सीए में ये बहुत डिटेल में है, आपके में कम है, ठीक है। नॉर्मल लॉस मैं आपको ऐसे नॉर्मल बता देता हूँ, मीनिंग बता देता हूँ, ट्रीटमेंट जब क्वेश्चन में आएगा तब बताऊंगा। तो देखो नॉर्मल लॉस क्या होता है, मैं से कुछ पॉइंट्स लिख के बता देता हूँ, जो नहीं हुआ है हमारी गलती, एब नॉर्मल होता है हमारी गलती की वजह से, बिल्कुल। देखो नॉर्मल लॉस मतलब होता है कि वो होगा ही होगा, मतलब आप कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी दम लगा लो, कितना भी उस लॉस को कम करने की कोशिश कर लो, वो कम नहीं होगा। नॉर्मल लॉस, नॉर्मल वर्ड का मतलब क्या, कि आप माल मंगा गए हो, नॉर्मली उतना लॉस तो होगा ही होगा, ठीक है। नॉर्मल लॉस क्या होता है, इनहेरेंट इन नेचर। इनहेरेंट का मतलब होता है कि वो उसके नेचर में ही है कि वो लॉस होगा ही होगा, इनहेरेंट इन नेचर, ठीक है। और ऐसे मैं अपनी व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिख देता हूँ, सभी के साथ होता है, सभी के साथ, सभी को वो लॉस होगा, सभी के साथ होता है, ठीक है। मतलब फर्क नहीं पड़ता कोई अच्छा इंसान है बुरा इंसान है, सबके साथ वो लॉस होता है, सबको वो नुकसान झेलना पड़ता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं इवेपोरेशन, ठीक है। पेट्रोल आप मंगाते हो या मान लो पानी का टैंकर ही मंगा ले गए हो, तो पानी क्या होता है, धूप गर्मी का समय है तो पानी इवेपोरेशन हो जाता है, उड़ जाता है, भाप बन के उड़ जाता है। तो कोई भी बंदा हो क्या इवेपोरेशन को रोक सकता है? नहीं।
कोई भी बंदा हो क्या सभी के साथ होगा? हाँ। तो ये आपका क्या हो गया नॉर्मल लॉस, कि पानी के नेचर में ही है, पानी का नेचर ही वैसा है, इनहेरेंट इन नेचर, कि अगर उसको थोड़ा सा हीट मिले तो वो इवापोरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो आपका तो लॉस हो गया ना, क्वांटिटी कम हो गई, जितना क्वांटिटी आपने मंगाया था उतना क्वांटिटी आपके पास नहीं पहुंचेगा, आपका नुकसान हो गया, है ना। और सभी के साथ होता है इवापोरेशन या ग्रेविटी, कुछ भी ले लो ना एग्जाम्पल, ग्रेविटी सबके लिए होती है ना, ऐसा थोड़ी कि किसी के लिए है किसी के लिए नहीं, वो इनहेरेंट नेचर ही वैसा है कि होगा ही होगा, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस होते हैं आपकी लापरवाही का नतीजा। हाँ। अमिताभ बच्चन आके बताते हैं ना, वही है, देखा लापरवाही का नतीजा, तो वही लिख देता हूँ, ये लो, आपकी लापरवाही का नतीजा। हाँ, मतलब ये आपकी गलती की वजह से हुआ है, चाहते। अच्छा एक और पॉइंट लिख देता हूँ ना, नॉर्मल लॉस क्या होता है? नॉन कंट्रोलेबल, मतलब आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, या अनकंट्रोलेबल, जो भी बोलो, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी सीसीटीवी कैमरा लगा लो, सिक्योरिटी सिस्टम कुछ भी कर लो एकदम बारीकी से, तो भी कंट्रोल नहीं कर सकते, बट इसको कर सकते हो। ये तो आपकी लापरवाही थी ना, तो लापरवाही नहीं करते, लापरवाही को कंट्रोल करते तो वो लॉस नहीं होता। मतलब एबनॉर्मल लॉस इज कंट्रोलेबल, अगर आप अच्छे से काम करते, मतलब सिक्योर, मतलब एक एक चीज़ फूक फूक के कदम रखते, तो ये लॉस आपको नहीं होता, ठीक है। और बस ये यहाँ पे क्या लिखो, वही है मेन आपका, आपकी लापरवाही का नतीजा, ठीक है। तो एग्जांपल ले लो, लॉस बाय थेफ्ट, भाई चोरी हो गई, आपने नहीं रखा था सिस्टम अच्छे से, गेट वेट लॉक, ताला अच्छे से नहीं किया था, या कुछ भी था, चोरी हुई है वो आपकी गलती है, आपने अपना सिक्योरिटी सिस्टम अच्छा नहीं रखा, आग लग गई आपकी गलती है, ठीक है। मतलब अगर सब, चलो आग लग गई, मान लो फटाके की फैक्ट्री में आग लग गई, वो तो 100, वो तो पूरा बिजनेस ही तहस नहस गया ना, पूरा बिजनेस ही गया, है ना, वहीं पे दिवाली हो जाएगी, ठीक है। तो लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, लॉस बाय एक्सीडेंट, ये सब आपकी गलती की वजह से होता है, उसको हम कहते हैं एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। अच्छा एक चीज चलो बताओ, बहुत मजा आएगा इसमें, लॉस ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटी, नेचुरल कैलेमिटी, नेचुरल तो होता ही है। बहुत ट्विस्ट है, बोलेगा तो होगा एबनॉर्मल लॉस। नेचुरल हम लोग क्या, आप बोलोगे इनहेरेंट इन नेचर है सर, सभी के साथ होता है, बाढ़ आई है, भूकंप आए तो सभी के आता है, अनकंट्रोलेबल है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, नॉर्मल होना चाहिए, होना ही चाहिए ना। एबनॉर्मल है। क्यों? बताता हूँ क्यों। जिन लोग पढ़े हैं उन लोग जानते होंगे कि नॉर्मल लॉस की वजह से क्या होता है, कॉस्ट बढ़ ट्रीटमेंट क्या होता है, कॉस्ट बढ़ जाता है। नॉर्मल लॉस की, जिन लोग पढ़े हैं, बाकी मैं आपको क्वेश्चन में और बताऊंगा डिटेल में, जिन लोग नहीं पढ़े हैं, तो देखो नॉर्मल लॉस की वजह से क्या होता है, कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाता है, तो वो अच्छी बात है बुरी बात है, मतलब बढ़ेगा ही ना, देखो नहीं, मतलब मैं ये बोला मार्केट कस्टमर के लिए, कस्टमर तो आएगा नहीं आपके पास। चलो मैं एक सवाल पूछता हूँ, आपका क्या होगा, कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाता है, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, नॉर्मल लॉस हुआ, मतलब बिजनेसमैन को वो नुकसान हो गया, तो बिजनेसमैन ने क्या किया, अपने यूनिट की कॉस्ट बढ़ा दी, तो फिर कस्टमर तो आएगा नहीं आपके पास। लेकिन सर ये तो सबके साथ होता है। सबके साथ, बस यही तो है, सभी को वो नुकसान हुआ है, तो जितने भी बिजनेसमैन है मार्केट में सब अपना कॉस्ट बढ़ा देंगे, तो कस्टमर का ये नहीं रहेगा कि उसके पास जाएगा उसके पास जाएगा, सभी बिजनेसमैन अपनी कॉस्ट बढ़ा देंगे, है ना। मतलब 102 पैसा 40 पैसा पेट्रोल का हर जगह है। बिल्कुल सब जगह है। तो मतलब मैं यहाँ पे एक और पॉइंट लिख देता हूँ कि आपका कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस इज रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर, बिल्कुल, क्योंकि आपकी गलती नहीं है ना, नेचर में आप जिस चीज़ का धंधा करते हो उस चीज़ का नेचर ही वैसा है कि वो लॉस होता ही है, और जितने लोग भी उस बिजनेस को कर रहे होंगे सभी को वो नुकसान होगा, तो सभी बिजनेसमैन मिल के क्या करेंगे, अपना अपना कॉस्ट बढ़ा देंगे, तो कस्टमर के पास कोई ऑप्शन रहेगा ही नहीं, उसको लेना ही पड़ेगा। जैसे पेट्रोल बोले तो 102 है, तो सब जगह कोई भी, आप भारत पेट्रोलियम, HP, इंडियन ऑयल के किसी भी दुकान में चले जाओ पेट्रोल पंप में, सब जगह आपको 102 ही मिलेगा, कस्टमर के पास वो ऑप्शन ही नहीं है कि चलो वहाँ ज़्यादा है तो नहीं जाएंगे, यहाँ कम है वहाँ जाएंगे, ऐसा होता ही नहीं है, सारे बिजनेसमैन अपना कॉस्ट बढ़ा देंगे, तो क्योंकि वो नॉर्मल लॉस है इसीलिए, तो ये उसका ट्रीटमेंट है। अगर पूछो नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट क्या होता है, ये होता है कि आप नॉर्मल लॉस की वजह से जो भी आपका नुकसान होता है वो अपनी कॉस्ट में ऐड कर देते हो, और कॉस्ट में ऐड करने का मतलब क्या, कि वो अपने कस्टमर से वसूल रहे हो, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस में क्या होता है, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, क्या इसको कॉस्ट में ऐड करूंगा, कस्टमर से लूंगा, नहीं, क्योंकि ये तो आपकी गलती है,
आपकी गलती है तो आप इसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाओ, Not सीधी सी recovered बात from है। customer. कॉस्ट हाँ नॉट रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर, तो क्या होता है डेबिटेड टू कॉस्टिंग पीएनएल, सीधा वो लिखूंगा। कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस इज, भाई देखो लॉस है ना, लॉस है तो कहाँ जाएगा, डेबिट में जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस इज डेबिटेड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कॉस्टिंग में अलग बनता है ना। तो मतलब आप इसको कस्टमर से नहीं ले सकते क्योंकि तो आपकी गलती की वजह से नुकसान हुआ है ना। आप ट्रिपल सवारी आ गए थे बिना लाइसेंस के, चालान कट गया, तो वो आपकी गलती थी, वो आप कस्टमर से नहीं वसूल सकते, हाँ। ठीक है। तो वो एबनॉर्मल लॉस का जो भी आपके नुकसान आप ही का हुआ है तो उसको आप ही सहोगे, आप अपने प्रॉफिट लॉस के डेबिट में दिखाओगे, आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो आपको आप ही सहना है उसको, कस्टमर से नहीं वसूल सकते। तो ये उसका ट्रीटमेंट है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, चलो ये जो मैंने लाइन के नीचे किया है ये ट्रीटमेंट है, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस, ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। देखो तो अब अभी मैं एग्जांपल लेके नहीं बता रहा हूँ, मतलब नंबर के फॉर्म में, बस जो ट्रीटमेंट है मैंने आपको बता दिया। देखो यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, क्या लिखा है नॉर्मल लॉस में, गुड यूनिट्स एब्जॉर्ब द कॉस्ट ऑफ शॉर्टेज ड्यू टू नॉर्मल रीजन। जो मैंने आपको बताया, नॉर्मल लॉस की वजह से जो भी नुकसान होता है उस नुकसान को आप क्या करते हो, जो बाकी का बचा हुआ सामान है उसमें जोड़ देते हो। तो वही बता रहे गुड यूनिट्स, मतलब जो अच्छे यूनिट्स हैं, जो लॉस हो गया वो तो उड़ गया ना, वो तो गया, पर जो यूनिट्स आपके बचे हुए हैं, जो गुड यूनिट्स आपके पास पड़े हुए हैं, आप उसमें उसकी कॉस्ट को जोड़ देते हो। जो मैंने बताया, आप क्या करते हो, अपनी कॉस्ट को बढ़ा देते हो। तो किसकी कॉस्ट बढ़ाओगे, जो गुड यूनिट्स आपके पास बढ़ा हुआ है। जो बैड यूनिट्स था वो तो लॉस हो गया, वो तो गया, वो तो आपके हाथ में नहीं है। जो गुड यूनिट्स आपके हाथ में लॉस होने के बाद बचा हुआ है, आप क्या करते हो, उसकी कॉस्ट को बढ़ा देते हो ताकि हम कस्टमर से उसका पैसा वसूल लें। फिर बताएगा लॉस ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ बल्क, इवेपोरेशन और ड्यू टू एनी अनअवॉइडेबल कंडीशन, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, मतलब वो तो होगा ही होगा, आर द रीजन ऑफ नॉर्मल लॉस, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या होता है कि गुड यूनिट्स में आप उसकी कॉस्ट को जोड़ देते हो, ठीक है। फिर आता है शॉर्टेज, यानी लॉस ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन। तो बता रहा है शॉर्टेज अराइजेस ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन सच एज मटेरियल मिसहैंडलिंग। मिसहैंडलिंग मतलब आप उसको ऐसे लेके जा रहे थे, रास्ते में गिरा दिए, टूट गया, तो वो होता है मिसहैंडलिंग। पिल्फरेज मतलब होता है कहीं से कोई लीकेज है, मतलब आप माल मंगा रहे थे गाड़ी में कहीं छेद था, लीकेज, पूरा माल लीकेज हो गया, वहीं पिल्फरेज मतलब लीकेज। और ड्यू टू एनी अवॉइडेबल रीजन, देखो अवॉइडेबल रीजन मतलब आप उस लॉस को होने से रोक सकते थे, आप उस लॉस को अवॉइड कर सकते थे। पर नहीं हो। अगर आप सावधानी से काम करते तो उस लॉस को अवॉइड कर सकते थे, पर आपने लापरवाही किया ना, गलती किया, तो दैट इज नॉट एब्जॉर्ब बाय गुड यूनिट्स। इंस्टेड हम इसको क्या करते हैं, लॉसेस ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन आर डेबिटेड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप उसको अपने प्रॉफिट लॉस के अकाउंट के डेबिट में दिखाओगे, उससे होगा क्या, आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, कॉस्ट नहीं बढ़ेगी बट प्रॉफिट कम हो जाएगा, ठीक है। कॉस्ट कैसे बढ़ेगी, मैंने उसमें कॉस्ट में दिखाया ही नहीं, कॉस्ट शीट में ऐड नहीं करना है, कॉस्टिंग प्रॉफिट लॉस में अलग से दिखाना है। तो कॉस्ट नहीं बढ़ेगी बट प्रॉफिट कम हो जाएगा क्योंकि आपका नुकसान था, आपकी गलती की वजह से नुकसान था। हाँ, वापस आते हैं जो मैं आपको बोल रहा था, लॉस ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटी, उसको आप, ठीक है, अगर मैं इसके पॉइंट्स देखूं तो देखने से लगेगा कि वो नॉर्मल लॉस है, भाई वो इनहेरेंट इन नेचर है, मतलब नेचुरल कैलेमिटी है ना, नेचर ही वैसा है कि भूकंप आता है, बाढ़ आती है, आती है, बारिश में बाढ़ आएगी, नेचर ही है, सभी के साथ होता है, बाढ़ आई है तो सभी के लिए आई है। पर एक दिमाग लगाओ, मान लो कि उड़ीसा में या उत्तराखंड में, जहाँ तक ज़्यादा उत्तराखंड में बाढ़ आई, हाँ सुनो उत्तराखंड में बाढ़ आई, यहाँ नहीं आई, क्या सभी के लिए आई है? उत्तराखंड के पूरे लिए देश के लिए तो नहीं आई। हाँ, पूरा दुनिया के हिसाब से सोचो ना, पूरे देश मतलब के एक बात लो ना, कोई भी, जैसे मान लो उत्तराखंड का जो बिजनेसमैन होगा हाँ। और छत्तीसगढ़ का जो बिजनेसमैन होगा, बाढ़ किसके लिए आई है? जो उत्तराखंड में बिजनेसमैन है उसके लिए बाढ़ आई है। तो मान लो कि वो अपना कॉस्ट बढ़ा दिया कि भाई मेरे को तो नुकसान हो गया, मैं अपनी कॉस्ट बढ़ा दूंगा, बट मैं अपनी कॉस्ट नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि यहाँ पे तो बाढ़ नहीं आई है, समझ आ गया? छत्तीसगढ़ में बाढ़ नहीं आई है, मैं अपना कॉस्ट कम ही रखूंगा, तो कस्टमर कहाँ जाएगा? छत्तीसगढ़। मतलब ऐसा मत समझो, रिटेल कस्टमर मत लो, चिल्लर 2-3 केजी, बल्क में लो ना। मतलब जो आदमी, भाई इंटर स्टेट भी तो ट्रांजेक्शन होता है ना, मान लो महाराष्ट्र का एक सब, मतलब एक कस्टमर है, तो वो सोच रहा है कि मैं उत्तराखंड से मंगाऊं माल कि छत्तीसगढ़ से मंगाऊं, तो वो तो छत्तीसगढ़ से ही मंगाएगा। उसको थोड़ी फर्क पड़ता है कि भाई उत्तराखंड में बाढ़ आई थी तो बेचारे लोग को लॉस हो गया, तो चलो मैं उन्हीं लोग से मंगाता हूँ, उन लोग थोड़ा मतलब आपदा में है तो मैं उन लोग से, ऐसा थोड़ी सोचेगा, वो तो अपना पैसा बचाने का सोचेगा, तो वो कहाँ से मंगाएगा? छत्तीसगढ़ से ही मंगाएगा। जो भी चीज़ नहीं समझ आती है एग्जाम्पल से समझा करो, ठीक है? ये एग्जाम्पल क्लियर है?
जी सर। बाढ़ आई थी उत्तराखंड में, उसको नुकसान हुआ, उसने अपनी कॉस्ट बढ़ा दी, हाँ। ठीक है, यूके लिख देता हूँ, यूके वाले ने अपनी कॉस्ट बढ़ा दी, यूनाइटेड ठीक है, बट छत्तीसगढ़ में तो बाढ़ आई नहीं, सीजी वाले का कॉस्ट क्या रहेगा, कम रहेगा। तो भाई कोई भी बंदा ऑर्डर देगा तो छत्तीसगढ़ वाले को ही देगा, क्योंकि उसकी कॉस्ट कम है तो वहीं से मंगाएगा। उत्तराखंड वाले का तो पहले ही नुकसान हुआ क्योंकि बाढ़ आया, अब और नुकसान क्योंकि कोई कस्टमर वहाँ जाएगा नहीं क्योंकि उसने अपनी कॉस्ट बढ़ा दी है, तो आप नहीं बढ़ा सकते। तो मतलब आप इसको एबनॉर्मल रीजन में डालोगे। मैं बोल रहा हूँ ना, भले आपको पॉइंट की वजह से लगेगा कि हाँ भाई बाढ़ तो अनकंट्रोलेबल है, सभी के साथ होता है, अरे तो सभी के साथ होता है, सिर्फ उस एरिया के सभी के साथ हो गया ना, बाकी लोगों के साथ थोड़ी हो गया है। तो मतलब ये वही हो गया ना, आपका एबनॉर्मल लॉस हो गया, एक्चुअली में नहीं है, एक्चुअली में आपके हिसाब से जो, बट ट्रीटमेंट आपको उसको एबनॉर्मल लॉस का करना पड़ेगा। हाँ, अपनी गलती भी नहीं है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं, बिल्कुल। मतलब उसका जो मैं ट्रीटमेंट की बात करूं, अगर आपका लॉस हुआ है ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटी, तो उसका ट्रीटमेंट आपको क्या करना है, दो ऑप्शंस है, या तो अपने कस्टमर से ले लो, या तो अपने कॉस्टिंग प्रॉफिट, मतलब अपना लॉस मान लो, अपने कॉस्टिंग प्रॉफिट लॉस के डेबिट में दिखा दो। तो सही जवाब क्या है, अपने कॉस्टिंग प्रॉफिट लॉस के डेबिट में दिखा दो, क्योंकि कस्टमर से लेने जाओगे तो कस्टमर आपके पास आएगा नहीं, वो दूसरी जगह चले जाएगा जहाँ पे नेचुरल कैलेमिटी नहीं आई है, वो वहां से लेगा क्योंकि वहां की कॉस्ट कम रहेगी। समझ आया एग्जांपल? हाँ ठीक है ना, वो हम लोग काम भी वैसा किए ना उत्तराखंड में, पता है ना वही सब। 15 जून 2014 को जो बाढ़ आई थी, पता है ना क्यों आई थी? हाँ, क्या? वो माता रानी का मंदिर को हटा दिया था। मंदिर को हटाए नहीं थे, मंदिर को हटा के, ये कर रहे थे। मंदिर को हटा के वहाँ पे होटल बनाने का प्लान था उनका, हाँ। और जो कि पास भी हो गया था, मतलब नक्शा पास, सब परमिशन हाँ। मिल गई थी, हाँ। तो मंदिर हटाओ और वो बनाओ। लेकिन फिर वो होटल। ऐसे बाढ़ आ गया, फिर वो माता को मंदिर में स्थापित किए, तब वो बाढ़ शांत हुई। 15 जून 2014 हाँ, दिन मेरा अच्छे से मेरा याद- बर्थडे आपको- आपका बर्थडे है ना? 15 जून है ना, हाँ, बहुत गलती से बात। मैं ही तो लाया था। 15 अक्टूबर, आपके पैदा होते ही बाढ़। है? 15 अक्टूबर। अच्छा, चलो ये समझ आया। हाँ जी सर। ये टॉपिक अपना मतलब कॉन्सेप्चुअली खत्म है। मतलब कौन कौन सी, जैसे आपके पास मटेरियल आया, मटेरियल आपने परचेस किया, मंगा लिया, आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैं उसको कौन सी वैल्यू पे दिखाऊं, तो उसमें कौन कौन से चीज़ें ऐड होंगी, कौन कौन सी चीज़ें लेस होंगी, और कौन कौन सी चीज़ें इग्नोर होंगी, 3 ऑप्शन रहेगा। तो वो हमने पूरा सीख लिया, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन बनाते हैं, चलिए। CMA का क्वेश्चन, CA की मॉड्यूल में गए थे बस इसलिए कॉन्सेप्ट समझने के लिए। हाँ बोलो। लंच कितने बजे होगा? 1:30 बजे। ये क्वेश्चन के बाद मैं जाऊंगा मतलब। कितना हुआ है टाइम? 1 बजा है, 1 घंटा हुआ है बस। बाकी वीडियो देख लूंगा इसको। बुला रहे हैं। बुला रहे हैं। बुला रहे हैं। तो बात करवा। वीडियो तक तो रह गई ना काट। मम्मी क्या बोलोगे, ठंडा पानी तो नहीं पी लिया? मम्मी मेरे जोड़ी बैठा है, मस्ती नहीं। चलो आगे आते हैं। इलस्ट्रेशन 17, एक ही क्वेश्चन है आपके पूरे बुक में, तो ऐसा मत समझना कि देखो ऐसे मन में आएगा कि भाई हमारे बुक में तो कॉन्सेप्ट दिया ही नहीं है और मात्र एक ही क्वेश्चन दिया हुआ मतलब एग्जाम में नहीं आएगा। आपको थोड़ी पता है, फिर भाई आपकी लापरवाही का नतीजा हो जाएगा, प्रॉफिट लॉस में दिखाना पड़ेगा, क्या मतलब। तो मतलब क्वेश्चन बुक में है ना तो करना है, भले एक क्वेश्चन है तो क्या हुआ, करना है। चलो करना बेसिक प्राइस। चलो आगे आते हैं क्वेश्चन में। द पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू, हाँ अब शांति हुई, डक्टिंग बंद हुआ ना। द पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू 1200 kg of a certain raw material purchased by the company during June were as follows। मतलब एक कंपनी है, जून के महीने में उन्होंने क्या किया, 1200 kg का माल परचेस करना है और उसका आपको कॉस्टिंग बताना है। हाँ जब भी, अब देखो अब तो कॉस्ट शीट नहीं है, कॉस्ट शीट तो क्या पिद्दी सा चैप्टर था एकदम आसान। आगे अब मतलब जो भी चैप्टर आएगा, जो भी क्वेश्चन आएगा, आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको ये पढ़ना है कि उसमें पूछा क्या है, करना क्या है, मतलब रिक्वायर्ड आपको पढ़ लेना कि आपको क्वेश्चन में बनाना क्या है। हाँ, यू आर रिक्वायर्ड टू। तो देखो नीचे बोलता है, क्या बोला है, ड्रॉ अप अ सुटेबल स्टेटमेंट। आपको एक स्टेटमेंट बनाना है टू शो टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेस्ड एंड यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल। यूनिट कॉस्ट मतलब पर यूनिट की कॉस्ट बतानी है, वो तो मैं डिवाइड कर दूंगा, है ना। मेन आपका क्या है, आपको एक स्टेटमेंट बनाना है। स्टेटमेंट कैसा बनता है पता है, हाँ पर्टिकुलर्स और हाँ। अमाउंट और लाइन खींच दूंगा, ये लो बन गया स्टेटमेंट। हाँ अब इस स्टेटमेंट में दिखाना क्या है मेरे को, वो ए पॉइंट में आपको बता दिया, टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेस्ड, मतलब जो अभी हम टॉपिक पढ़े बस वही है।
जो आपने माल परचेज किया है उसमें कौन कौन सा खर्चा ऐड होगा, लेस होगा। ऐड लेस का कि आपको फाइनल टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज आपको निकाल के बताना है, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, वही क्वेश्चन में आने से पहले फॉर्मेट बना देता हूँ, स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना देता हूँ कि क्या होगा। चलो, हाँ, हेडिंग क्या लिखूंगा, ए पॉइंट लिख दूंगा पहले और लिखूंगा टोटल कॉस्ट कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज्ड। कैलकुलेशन को आप ऐसे एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, अलाउड है, CAL लिखे और पावर में N, अलाउड है, स्टेटमेंट नहीं लिख सकते। लिख सकते हो स्टेटमेंट, फिर और बड़ा हो जाएगा, इसी में टाइम निकाल दोगे मेरे को अजीब लगता है, ठीक है। लिखने को वैसे लिख सकते हो, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज, आदमी इसी में पूरा टाइम निकाल देगा। चलो, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, तो लाइन खींच देते हैं बड़ी सी। अब जो जो खर्चा है मैं ऐड करते जाऊंगा, जो होना चाहिए ऐड होगा तो ऐड, लेस होगा तो लेस। चलो देखते जाएं। हाँ, कितना माल परचेस कर रहे हो आप जून के महीने में? 1200 kg। जी सर। अब सबसे पहले आता है कि आप परचेस कितना, मतलब उसका MRP क्या है, उसका परचेस वैल्यू क्या है, तो वो आपको दे दिया, देखो लिखा है लॉट प्राइसेस। लॉट मतलब अलग अलग, देखो वैसी क्लास इंटरवल में दिया हुआ है, लॉट प्राइसेस कोटेड बाय सप्लायर, मतलब जहाँ से आप माल परचेस करते हो सप्लायर से, उसने आपको बता दिया है कि भाई ये आपका कोटेशन है, एक्सेप्टेड बाय द कंपनी फॉर प्लेसिंग द परचेस ऑर्डर। सिंपल बात रखो, क्वेश्चन मतलब सप्लायर ने आपको बता दिया कि अगर आप क्वांटिटी मंगाते हो अप टू 1000 kg, अप टू 1000 kg मतलब 0 to 1000, 0 से लेके 1000 kg, अगर आप इसके बीच में अगर कोई भी क्वांटिटी मंगाते हो तो आपका प्राइस रहेगा 22 रुपये पर kg। जितना भी मंगाओ, 800, 600, 700, 900, 1000 तक आप जितनी भी क्वांटिटी मंगाओगे पर kg का प्राइस आपको 22 रुपये लगेगा, ठीक है। जैसे ही फिर आपने क्वांटिटी बढ़ाया, देखो क्वांटिटी बढ़ी कि 1000 से 1500 के बीच में अगर मंगाओगे तो आपको परचेस प्राइस देना पड़ेगा 20 रुपये पर kg। देखो ये क्या है, क्वांटिटी डिस्काउंट है। जैसे ही क्वांटिटी बढ़ी 2 रुपये का प्राइस कम हो गया, तो मतलब आप परचेस करोगे 20 रुपये में, है ना, होलसेल यही तो होता है। और जैसे ही आप परचेस करोगे 1500 से 2000 के बीच में अगर आप परचेस करते हो तो आपका और प्राइस कम हो जाएगा, 18 रुपीज़ पर kg लगेगा, ठीक है। समझ आया? ये क्लास इंटरवल दिया हुआ है, बट इन तीनों का काम थोड़ी है, 3 क्लास इंटरवल है, तीनों का काम थोड़ी है आपको। आप बस ये देख लो, हाँ, आप बस ये देख लो कि आपका जो है क्वांटिटी 1200 kg आप मंगा रहे हो ना, परचेस कर रहे हो 1200, तो आपका जो क्वांटिटी है 1200 kg वो कहाँ पे फॉल करता है? बीच वाले में, मतलब बिटवीन 1000 to 1500, 1000 से 1500 के बीच में क्या आता है? 1200, जितना आप परचेस कर रहे हो। आप अपना देखो ना, तीनों देख के क्या करोगे, अपना वाला देखो, हम कितना मंगा रहे? 1200, तो हमको कितना माल कितने में मिलेगा? 20 रुपये पर kg में मिलेगा। बस इसका यही था लॉजिक। तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज्ड। हाँ, तो कैलकुलेशन भी दिखा देता हूँ कि भाई मैंने तो 1200 kg परचेज किया है, और क्योंकि मैंने वही 1200 को kg परचेज किया है जो कि बीच वाले में आता है, बीच वाले क्लास इंटरवल में, वहाँ पे आपको प्राइस देना पड़ेगा 20 रुपये पर kg, तो इंटू 20, सिंपल सी बात है। 20 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो आ जाएगा 24,000, 24,000। ठीक। तो आपका ये वाली चीज़ हो गई। चलो अब नीचे आते हैं, तो आपको दिया हुआ ट्रेड डिस्काउंट 20%, तो बता दो ट्रेड डिस्काउंट को क्या किया जाएगा? लेस करेंगे, डिस्काउंट है ना, ट्रेड डिस्काउंट है। 20% कब मिलता है ट्रेड डिस्काउंट? जब आप माल परचेस करते हो, तो वो माइनस होगा तो मैं यहाँ पे माइनस, हाँ, ट्रेड डिस्काउंट। तो ऐसे शो करना पड़ेगा कि 20% ऑफ व्हाट? 24,000। जाहिर सी बात है, जितने में आप माल परचेस कर गए हो उतने में ही आपको डिस्काउंट मिलेगा, और किसी पे थोड़ी मिलेगा। तो ये हो गया 4800, ठीक है। माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 19,200। 4 गया तो 20, हाँ, 19,200, ठीक है। इसका कुछ नाम वाम नहीं है, वो कॉस्ट शीट वाला दिमाग मत लगाओ कि माइनस करके चलो इसको नाम है, इसका कोई नाम नहीं है, बस आपने ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया। 19,200 का आपको मटेरियल पड़ा है, प्राइस भले वो 24,000 के हिसाब से था, 1200 इंटू 20, 24,000 का वो तो वैल्यू ऑफ मटेरियल है, बट आप माल परचेस किया भाई, डिस्काउंट मिला है आपको 4800 का, मतलब अब आप बोलोगे कि मेरे को माल कितने का पड़ा? 19,200 का पड़ा,
ठीक है, और आगे आते हैं, अभी तो बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। चार्जेस आगे बोलता है एडिशनल चार्ज फॉर कंटेनर, कंटेनर का आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। ये जो 19,200 है ये तो खाली मटेरियल का पैसा है। अब मटेरियल आएगा तो ऐसा खाली हाथ, ऐसा हाथ में थोड़ी लेके आएंगे, नहीं। कंटेनर में डाल के लाएंगे। तो कंटेनर में डालोगे तो भाई कंटेनर का भी तो खर्चा पे करना पड़ेगा ना। हाँ। तो वही बात आ गया, एडिशनल चार्ज फॉर कंटेनर 10 रुपये पर पर ड्रम ड्रम। और 25 किलो। देखो पर ड्रम बोला है, पर केजी नहीं बोला है। कि ऐसा मत करना, कोई लोग ऐसे करेंगे, सर हमने 1200 केजी मंगाया है और पैसा कितना देना पड़ेगा 10 रुपये, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एकदम गलत, एकदम 1200 गलत। अपॉन 25 बिल्कुल। into 10। हाँ तो चलो मैं आपको अच्छे से बताऊं, 10 रुपये से मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि वो 10 रुपये पर ड्रम है। और आगे लिखा है ना 25 केजी, मतलब एक ड्रम में 25 केजी आता है ना। मतलब देखो मैं ऐसे लिख के बताता हूँ, एक ड्रम में कितना आता है 25 केजी आता है। तो क्या आप 25 केजी मंगा रहे हो क्या? नहीं, आप तो 1200 केजी मंगा रहे हो। तो 1200 केजी मंगाने में कितना ड्रम मंगाना पड़ेगा वो आप निकाल सकते हो। 1200 डिवाइड बाय 25। क्रॉस 2500 क्रॉस मल्टीप्लाई, हाँ जैसे भी कर लो, ये एक फ्रैक्शन बन गया, ये फ्रैक्शन बन गया x, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, हाँ हाँ कैसा भी करो वही बोलेगा ना बच्चों। जैसे मैं बता दिया क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसा होगा, x की वैल्यू निकल जाएगी, वो आएगी 48। बिल्कुल, मतलब अब 48, x की वैल्यू आएगी 48 ड्रम्स, into 10 rupees। मतलब हाँ 48 ड्रम्स आप मंगाओगे। और आपको कॉस्ट पता है कॉस्ट जो थी 10 रुपये पर ड्रम, तो उसको आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे? नंबर ऑफ ड्रम से, तो वो तो मैंने निकाल लिया ना 48, है ना। तो 48 एक्चुअल में आया कैसे? 1200 डिवाइड बाय 25 करने से आया। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे ऐड करूँगा कॉस्ट ऑफ कंटेनर, और कैलकुलेशन कैसे दिखाऊंगा? भैया 1200 केजी मंगा रहे हो, 1200 ड्रम नहीं 1200 केजी मंगा रहे हो, और एक ड्रम में कितना आता है 25 केजी एक ड्रम, इसलिए मैं इसको 25 केजी से डिवाइड कर दूंगा। इससे क्या होगा? आपका नंबर ऑफ ड्रम्स आ जाएगा। 1200 अपन 25 करोगे तो 48 आएगा, बट 48 क्या है? ड्रम्स है, नंबर ऑफ ड्रम्स 48। मल्टीप्लाई कर दो कॉस्ट पर ड्रम से 10 रुपये से, तो आपका 480 का टोटल कॉस्ट ऑफ कंटेनर लग जाएगा। इसको मैं ऐड कर देता हूँ तो 19,680 आ जाएगा। ठीक है, कुछ नाम वाम नहीं है, बस ऐसे ऐड लेस करते जाना है। चलो ये आपने कर दिया। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है? क्रेडिट अलाउड ऑन रिटर्न ऑफ कंटेनर एट द रेट 8 रुपीज पर ड्रम। क्या है इसका मतलब? रिफंड। हाँ, मतलब ये कंटेनर क्या हो सकता है? रिटर्न हो सकता है, लिखा है ना रिटर्न ऑफ कंटेनर। जैसे आप रिटर्न करोगे तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा। क्रेडिट मतलब अमाउंट आपको वापस मिल जाएगा 8 रुपये पर ड्रम। इसको मेरे को क्या करना है बताओ? मतलब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? ड्रम कितना कॉस्ट है माइनस कर माइनस कर दूंगा। अभी करूंगा कि बाद में कहीं करूंगा? सोचो, बाद में कर देना क्या होता है? लॉजिक बताओ ना। क्या बोले? अभी ठीक है, ये माइनस होगा, हाँ। मतलब देखो 40, आपको ये समझ आ गया 48 ग्राम से 48 इंटू 8, ये 8 वाला, इतना पैसा आपको वापस मिल जाएगा, है ना। तो माइनस हो जाएगा, ये पैसा आपको रिफंड आने वाला है बाद में। जैसे आप कंटेनर वापस रिटर्न कर दोगे तो 8 रुपये पर ड्रम, तो 8 को मैंने मल्टीप्लाई किया वही 48 ड्रम से, मतलब इतना पैसा आपको वापस रिफंड मिल जाएगा, तो मतलब माइनस होगा। तो बस मेरा सवाल ये है, अभी माइनस करूँ कि बाद में? अभी करो ना। क्यों? नेट इनवॉइस वैल्यू में ऐड कीजिए। बस यही तो बात है, नेट इनवॉइस वैल्यू में माइनस नहीं होगा, ऐड समझो। कीजिए ना। हाँ, ऐड तो हो गया कॉस्ट ऑफ कंटेनर, बट जो रिटर्न आपको मिल गया है वो अभी माइनस नहीं होगा। तो कब होगा? देखो आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे ना, चलो आने दो 2 मिनट के लिए, इसको पेंडिंग रखो, जैसे हम आगे पढ़ेंगे आप खुद समझ जाओगे। इंश्योरेंस। हाँ, एग्जाम में तो आपको वही करना है, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना है। जी सर, आंख बंद करके चलेंगे तो फिर काम तक। हाँ, 75 भी हो जाएगा, हाँ सेलेक्ट नहीं होगा। 75 अगर सेलेक्ट नहीं हुआ अच्छा सर, अगर 75 आ गए तो मैं खड़े ना आके चलता है टेंशन मस्त। सर की स्टेटस लगाएंगे है ना सर। हाँ पार्टी है 80 में पार्टी। हाँ, ट्रिप है ना मेरी तरफ से 60 प्लस है ना? 60 प्लस 60 प्लस है क्या? 60 था 70 था 60 70 था 60 था 70 था। 60 कभी बोल दो आप। मैं पिछली बैच को तो 75 का टारगेट दिया था, कल 60 बोले हो आप। कल बोल दिया होगा भूल के, एग्जाम्पशन कल भूल गया हूँगा 70। ये देखो कान खड़े हो गए लड़के के। हाय कंफ्यूज। 70 ठीक है सभी के लिए है ना। मेरा
चलो आप लोग तो चाहे यहाँ पे हो, जो भी वीडियो देख रहे हैं उसके लिए भी है 70+ आता है तो मेरी तरफ से बड़ी पार्टी, छोटी मोटी चॉकलेट वॉकलेट नहीं, कहाँ पे? बड़ी ऑनलाइन वाले पार्टी। कहाँ से आएंगे? अरे होगा ना भाई, मैं 4 साल से हूँ। मैं एक देखा था, मैं जिससे यूट्यूब टीचर से देखता था लेक्चर, उन्होंने भी मतलब ऐसा किया, मैं उनको देख के ही बोल रहा हूँ, मतलब बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। उन्होंने बोला था, वो एडवांस अकाउंट पढ़ाते हैं ग्रुप 2 का, तो वो बोले थे 80 से ऊपर ले आओ गिफ्ट मिलेगा ऑनलाइन में। यूट्यूब में बोले गए 80 से ऊपर ले आओ गिफ्ट दूंगा आपको। आया 80 से ऊपर, मुझे बच्चा तेरा एड्रेस बता, ऑनलाइन ऑर्डर किया, बच्चे का एड्रेस डाले, ऑनलाइन पेमेंट किया, घर पे पहुंच गया। काम कितना तो? कोई भी आके बोल देगा आपको तो कोई भी क्या रिजल्ट दिखाओ, कोई भी आगे क्या बोलेगा, नाम पहचानते हो। रिजल्ट दिखाओ ना भाई। 80 के ऊपर आए हैं नहीं, तो आप लोगों के लिए 70 के किसी का ऊपर भी है। आया हो आप आके बोल दो 80। नहीं तो मेगा आपने स्टूडेंट वो पढ़ा। पता, मैं पूछूंगा वीडियो ना, में कैसे? वो हो जाएगा। आप लोगों के लिए टारगेट 70 का है, हम लोग का कॉस्ट तो है ही। सिर्फ कॉस्ट का है ना। अगर कॉस्ट में 70 से प्लस आता है ऊपर तो बड़ी पार्टी सबके लिए। बेबी लोन हाँ बेबी लॉन बोलो, VW कैनियन बोलो, संकल्प आएगा आएगा, दूसरा पूरा आएगा। प्रयास है। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बस ले आओ। नहीं आएंगे। ठीक, चलो आगे। एक पेटी से बस चलो शांति, बस एक। चलो ये जो है ना क्रेडिट अलाउड, बस आयुष शांति। चलो क्रेडिट अलाउड ऑन रिटर्न ऑफ कंटेनर जो है 8 रुपये पर ग्राम, ये माइनस होगा, बिल्कुल होगा, बट अभी नहीं, बाद में। पूरे क्वेश्चंस करते हैं, समझ आ जाएगा अभी क्यों नहीं, बाद में क्यों। और जीएसटी लिखा था। बिल्कुल GST लगेगा आपको, तो भाई जितने का माल आपने मंगाया है उस पे लगेगा ना, रिटर्न करने पे थोड़ी लगेगा। बात को समझो, यहाँ पे लिखा है GST @ 12% लगेगा ऑन रॉ मटेरियल, 5% लगेगा ऑन ड्रम। तो ड्रम का कॉस्ट कितना था? 480। नहीं, हाँ। ड्रम का हाँ। 400 टोटल कॉस्ट ऑफ ड्रम ये दिखाया हो ना, 480 ड्रम का सही है। उस पे लगेगा, है ना। तो इसलिए मैं अभी माइनस नहीं करूंगा। हाँ, और उसके बाद भी और लॉजिक बाकी है। तो देखो मैं अभी ऐड कर देता हूँ GST। तो GST का कैलकुलेशन कैसे दिखाऊंगा, ऐसे पहले ये ब्रैकेट, हाँ 12% ऑफ 19,200। 19,200 क्या है आपका, हाँ मटेरियल का प्राइस है। 24,000 मत लेना, 24 क्यों लोगे, उसमें तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस किए ना, तो डिस्काउंट आपको कितना लगेगा मटेरियल का प्राइस 19,200। तो आप 19,200 पे 12% का GST लगाओगे, प्लस कितना था, 5% था उसका, 5% ड्रम पे है, तो 5% ऑन 480। तो ठीक। ना इसका 19,200 के 12% लगाएंगे तो आएगा 2304। 2304 आएगा। और टोटल करेंगे तो आएगा 2328। 19,200 इंटू 12% M प्लस 480 इंटू 5% M प्लस MRC 2328। हाँ 2328 का आपका GST लग जी गया। सर। ठीक है, चलो इसको भी ऐड करके फिर बता देते हैं कितना हो गया। तो आएगा प्लस किया 19,200, 22। हाँ 21,528। ठीक, ये मैंने GST ऐड कर दिया। ठीक, अब आए इसके आगे। लिखा है टोटल फ्रेट पेड बाय द परचेसर 240। टोटल फ्रेट पेड ऐड होगा, अभी होगा कि बाद में होगा? सोचो, अब आप बोलो तो बात नहीं ऐसा थोड़ी होता है। ऐसे ही होगा। मेरे चेहरे में लिखा है कैसा? सर हाँ सब GST एक मिनट में वाला 19, अच्छा मैं इसमें ऐड कर दिया क्या? वही तो 19,680 है और 23,28 है। अच्छा ऐड करने में गलती। 22,008 19,680 प्लस 2328, हाँ 22,008, 22,008 ये है आपका। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। भले कितना पहले किया हुआ क्वेश्चन है, बट अभी भी पूरा याद नहीं था आप लोग को। चलो देखो, भले चलो दिया हुआ टोटल फ्रेट पेड बाय द परचेसर 240 ऐड होगा, बाद में होगा। सर समझ कैसे आ गया, अभी होगा कि बाद में होगा? GST आप बोले माइनस, मतलब जो क्रेडिट GST बोलता हूँ, ये जो क्रेडिट आपको मिलेगा, रिफंड ऑन कंटेनर मिलेगा, माइनस होगा पर बाद में। तो ये फ्रेट आपका ऐड होगा पर बाद में। तो ये समझ कैसे आ गया कि अभी की बाद में? तो ध्यान से सुनना, आगे आपको एक पॉइंट दिया, ये वाला लाइन आपको पढ़ के समझ आएगा। इंश्योरेंस वाली लाइन पढ़ें तो समझ आएगा कि कैसे समझ आया आगे की बाद में। देखो लिखा है इंश्योरेंस है 2.5% ऑन नेट इनवॉइस वैल्यू पेड बाय द परचेसर। अब सवाल आता है कि नेट इनवॉइस वैल्यू क्या होता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है, कौन कौन सी नहीं आती। नेट इनवॉइस वैल्यू खाली 3 चीज़ आएगी, सिर्फ 3 चीज़। नेट इनवॉइस वैल्यू में सिर्फ 3 चीज़ आती है।
सबसे पहला आपका परचेस कॉस्ट ऑफ मटेरियल, मतलब जितने में आपने परचेस किया है, कितने में परचेस किया है, 19,200 में परचेस किया है। हाँ, फिर जो उसका कंटेनर का कॉस्ट है, 480। कंटेनर था 480, ये दूसरी चीज ऐड हो जाएगी। और इन दोनों का जीएसटी जो कि आया था 28-23, क्या था 23-28 कुछ था, 23-28। 23-28 था। बस ये तीन चीज जोड़ के आपका आ जाता है नेट इनवॉइस वैल्यू। 22,000। एक लॉजिक लगा, इसका लॉजिक है, ऐसा नहीं कि बस मैंने बोल दिया आप याद रख लो इसको, रटने वाली बात थोड़ी है, लॉजिक है। देखो इनवॉइस का मतलब बिल होता है आसान भाषा में, टेक्निकल टर्म इनवॉइस है, आसान भाषा में क्या होता है, बिल। जैसे आपके पास माल आएगा, जैसे आप अमेजोन से भी माल मंगाते हो, हाँ जी। सामान मंगाते हो तो बिल आता है साथ में, तो बिल में जो अमाउंट दिया होता है वही तो है नेट इनवॉइस वैल्यू। और उस इनवॉइस वैल्यू में क्या क्या जुड़ा होता है, एक आपका जो मटेरियल का वैल्यू है वो जुड़ा होता है, फिर मटेरियल का जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो भी जुड़ा होता है, डिलीवरी चार्जेस लेता है ना वो 40-60 रुपए कुछ लेता है अमेजोन वाला, वो भी तो जुड़ा होता है ना। और फिर उन दोनों का जीएसटी अलग, वो भी जुड़ा होता है। तो ये इसका लॉजिक है, जी सर। ये तीनों जुड़ा होता है, ठीक है। तो कंटेनर जो, देखो कंटेनर, एक बात बताओ, हाँ या ना में जवाब देना, कंटेनर भी एक टाइप का मटेरियल है कि नहीं? है ना? बिल्कुल है। हाँ, मटेरियल मतलब क्या था, एनी टेंजिबल आइटम हाँ। जो हम यूज करते हैं प्रोडक्ट को बनाने में, बट ये प्रोडक्ट को बेचने मतलब ट्रांसपोर्ट करने में है कंटेनर, बट मटेरियल तो है ना, तो वो भी आपको ऐड करना है। मतलब ये तो आपका एग्जैक्ट रॉ मटेरियल का प्राइस है, फिर रॉ मटेरियल से खाली हाथ थोड़ी जाएगा, कंटेनर में जाएगा, हाँ, तो जो कंटेनर का कॉस्ट भी जोड़ दिए और इन दोनों का जो जीएसटी है वो भी जोड़ दिए, तो ये तो जोड़ के आ गया ना 22,008। यही है आपका नेट इनवॉइस वैल्यू। इसमें तीनों जुड़ा हुआ है, आपका 19,200 का कॉस्ट ऑफ मटेरियल है, फिर 480 आपका कॉस्ट ऑफ कंटेनर है, और उन दोनों का जीएसटी ये है। तो यही है आपका नेट इनवॉइस वैल्यू। अगर मैं इसमें फ्रेट जोड़ दूंगा ना, या फिर वो जो रिफंड हो गया 8 रुपये पर gram माइनस कर दूंगा, तो वो नेट इनवॉइस वैल्यू नहीं कहलाएगा, क्योंकि मेरे को इंश्योरेंस किस पे निकालना है, नेट इनवॉइस वैल्यू पे निकालना है। इसलिए मैंने ये कंटेनर का रिफंड अभी माइनस नहीं किया और फ्रेट को अभी ऐड नहीं किया। अगर मैं इसको अभी माइनस करता या अभी प्लस करता तो नेट इनवॉइस वैल्यू आप नहीं निकाल पाते। नेट इनवॉइस वैल्यू कैसे आएगा, खाली ये तीन चीज जोड़ के, परचेस कॉस्ट ऑफ मटेरियल प्लस कॉस्ट ऑफ कंटेनर प्लस उन दोनों का जीएसटी, इन तीनों को जोड़ोगे तो आपका जो अमाउंट आता है उसको कहते हैं नेट इनवॉइस वैल्यू। और मेरे को वही निकालना था, जबरदस्ती वही मेरे को निकालना था, क्योंकि इंश्योरेंस उसी का 2.5% होगा, ठीक है। तो नेट इनवॉइस वैल्यू आ गया ना, यहाँ पे मैं अपना नाम लिख दूंगा अब मैं यहाँ पे नाम लिख सकता हूँ, दिस इज योर नेट इनवॉइस वैल्यू। अब मैं इस पे पहले इंश्योरेंस जोड़ देता हूँ और फिर बाकी इंश्योरेंस बोलता हूँ, वो जो है आपका फ्रेट और रिटर्न वो भी एडलेस कर देता हूँ। अभी पहले मैं इंश्योरेंस निकाल देता हूँ क्योंकि 2.5% वो इसी का निकालना है मेरे को। तो इंश्योरेंस 2.5% ऑफ नेट इनवॉइस वैल्यू जो कि है 22,008, ठीक। तो 22,008 इंटू 5 बोलता हूँ 2.5 22,008 इंटू 2.5%, 550.2 ले लेते हैं, 0.2 भी, ठीक। तो चलो इसको भी ऐड कर देते हैं, प्लस 22,008, ये आपका आ गया 22,558.2। प्लस वो है तो फिर अब जो पेंडिंग था ना, दो चीज़ें हम पेंडिंग छोड़ के आए थे वो अभी कर लेते हैं। फ्रेट को ऐड कर देते हैं और जो वो रिटर्न आपका मिल गया 8 रुपये पर ग्राम उसको माइनस भी कर देते हैं। आगे पीछे कुछ भी करो कोई फर्क, मैं पहले फ्रेट ऐड कर देता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सीक्वेंस तो है नहीं। सीक्वेंस बस मतलब सीक्वेंस नहीं बोल सकते ना, बस आपको नेट इनवॉइस वैल्यू चाहिए था क्योंकि आपको इंश्योरेंस निकालना, जी सर। सीक्वेंस वैसे कोई है नहीं। फ्रेट ऐड कर दो 240 का, और माइनस भी यहीं पे दिखा देता हूँ। अलग से भी कर सकते हैं, हाँ, अलग से भी तो कर सकते हो। अलग से क्या मतलब, वो अमाउंट को अलग से, नेट इनवॉइस वैल्यू को अलग से लिख लेंगे बाद में, भले इसको पहले ऐड कर दे या माइनस। कन्फ्यूजन हो जाएगा। एक बार क्या नेट इनवॉइस वैल्यू दिखा दी कि देखो ये है नेट इनवॉइस वैल्यू, इसका 2.5% निकाले, तो अलग से निकालोगे फिर गलती होने का चांस रहेगा। हाँ वही सही है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट ऑफ कंटेनर, क्रेडिट मतलब रिफंड, जो पैसा आपको वापस रिफंड मिल गया। तो वही लॉजिक लगाऊंगा भाई, 1200 kg आप मंगाए थे, 1 ड्रम में 25 kg आया था, मतलब वही आ गया 48 ड्रम, और उस 48 ड्रम में आपको कितना वापस मिल गया, 8 रुपये वापस मिल गया। 384 48 इंटू 8, 384 वापस आ गया, तो इसको मैं माइनस करूँगा, इतने से मेरी कॉस्ट कम हो गई क्योंकि पैसा वापस आ गया ना, तो कॉस्ट कम हो गई। अब करते हैं 22,558.2 प्लस 240 माइनस 384, 22,414.2, 22,414.2 है ना। अब इसके आगे जो है वो भी देख लेते हैं।
ये अपना आ गया टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज। देखते हैं और कुछ बचा है क्या? हाँ एक चीज बचा है ना, हाँ, स्टोर्स ओवरहेड है, बस वही बचा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो आपके ए और बी में पॉइंट दिया हुआ है वही टाइम आने पे ही बताता हूँ मैं। ए और बी में है ना बहुत जमीन आसमान का अंतर है। पहला पॉइंट तो हम निकाल चुके हैं, पहला मतलब ये है टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज्ड। मेरे को बताओ, चलो ऐसा जवाब देना, ये क्या है? एक ही खर्चा बचा है, सिर्फ ये खर्चा बचा है, बाकी सब तो ऐड हो गया है। सिर्फ ये लास्ट चीज बची है, स्टोर्स ओवरहेड अप्लाइड 5% ऑन टोटल परचेज कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ठीक है। पर वहां आने से पहले मेरे को बताओ, जो ये आपको ए पॉइंट निकालना था ना, ए पॉइंट क्या बोला है कि आप निकाल के बताओ टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज निकाल के बताओ। तो अब मेरा सवाल, यही अमाउंट आपका टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज्ड है या इसमें मैं वो स्टोर ओवरहेड जोड़ूंगा तो आएगा? नहीं यही है, कैसे पता? क्योंकि सर जितना भी खर्चा है हाँ सब खर्चा जोड़ दिया अपन ने। हाँ। और बस अपने को जो रिटर्न क्रेडिट मिलने वाली थी वो भी हो गया, सब लेस हो गया। ठीक है। ये तो वो अपना कॉस्ट ऑफ मटेरियल हो गया। तो सर हम लोग उसको थोड़ी ना स्टोर ओवरहेड में निकालेंगे। तो ये मटेरियल का खर्चा नहीं है क्या? नहीं सर, स्टोर ओवरहेड इसको रखने का खर्चा, रखने, सेल करने का नहीं, रखने का रखने खर्चा का, थोड़ी ना बिल्कुल छोड़ेंगे। एकदम सही। मतलब आपका ए पॉइंट खत्म हो चुका है, मैंने अभी स्टोर ओवरहेड को नहीं जोड़ा है, ये अभी पेंडिंग है, लो बोला कर देता हूँ। स्टोर ओवरहेड को मैंने अभी ऐड नहीं किया है, करना है बाद में, अभी मैंने ऐड नहीं किया है, तो ए पॉइंट आपका आ गया। ऐसा मत बोलना कि उसको भी ऐड करेंगे तो आपका ए पॉइंट, नहीं, ये है टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज्ड। जितना माल आपने परचेज किया बस उसका कॉस्ट बताओ। स्टोर तो क्या है, उसको स्टोर करने का खर्चा है, अपने गोडाउन में रखोगे तो 5% का खर्चा और लग जाएगा, है ना। उसको मैंने ऐड नहीं करना है अभी, स्टोर ओवरहेड को हाँ ऐड नहीं करना है। ये आपका ए पॉइंट खत्म हो गया है, दिस इज योर टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज्ड। हाँ अगर जैसे कि अगर मतलब वो भी एक लॉजिक है, अगर हम लोग स्टोर ओवरहेड का खर्चा इसमें जोड़ते हैं तो अपनी कॉस्ट बढ़ जाएगी, बाकियों की देखेंगे तो कॉस्ट कम नहीं नहीं बढ़ेगी ना, वो नॉर्मल खर्चा है। अपना खर्चा बढ़ जाएगा। हाँ तो बड़े सबका बढ़ेगा। सब रखेंगे ना तो नहीं सब, लेकिन सर स्टोर ओवरहेड का खर्चा नहीं लेते ना उसमें। क्यों नहीं लेते? कॉस्ट में कहाँ लेंगे? लेंगे ना, अभी आगे आने दो। चलो ये आपका ए पॉइंट खत्म हो गया, अब मैं आता हूँ बी में, है ना। देखो मैंने वो आगे लाइन खींची थी, मिटा भी दिया क्योंकि ए पॉइंट खत्म हो गया। यही आपका टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज, ए पॉइंट खत्म हो गया। बी में आओ, बी बोलता है यूनिट कॉस्ट बताओ। यूनिट कॉस्ट मतलब होता है कॉस्ट पर यूनिट बताओ। 1 मिनट का बेच रहा तो बंदा क्या करेगा, सर 22,414 तो हमारी कॉस्ट आ गई थी, यही थी ना भाई, हाँ 22,414 कॉस्ट आ गई है। यूनिट कॉस्ट बताना है, तो क्या मैं इसी को डिवाइड कर दूं 1200 kg से? वो भी तो जोड़ो। हाँ, उसको जोड़ने के बाद क्यों जोड़ना है, क्योंकि आगे लिखा है यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, हाँ इशूड टू प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन करने में कितना मटेरियल का खर्चा लगा वो आपको बताना है। तो भाई प्रोडक्शन करने से पहले आप उसको स्टोर भी तो करोगे ना गोडाउन में। मैं बोल रहा हूँ रवि, 22,414 को आप डिवाइड नहीं करोगे। क्यों करेंगे? 22,414 क्या था, परचेस करने का खर्चा था। आपको ये क्या पूछा, मटेरियल कॉस्ट दिखाना है, ठीक है। यूनिट 2 मिनट के लिए यूनिट को साइड कर दो, यूनिट निकालने के लिए हम उसको डिवाइड कर देंगे। मतलब मेन पूछा क्या है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन, जो मटेरियल आपने प्रोडक्शन में लगाया है उसका कॉस्ट बताना है। तो प्रोडक्शन में लगाते टाइम, हाँ बिल्कुल, स्टोर में प्रोडक्शन में डालते टाइम आप क्या करोगे, स्टोर ओवरहेड जोड़ोगे और फिर प्रोडक्शन में डालेंगे। तो अब अगर मैं, चलो बी पॉइंट आपको यहीं बता देता हूँ, जगह है बी वाला, यहीं पे करते हैं। मैं ऐसे छोटा सा एक स्टेटमेंट 3 लाइन का और बता देता हूँ, 3 लाइन में हो जाएगा। मैं यहाँ पर लिखूंगा टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज, जो मैं पहले से ही निकाल के बैठा हूँ, 22,414 ए पॉइंट में, ये आपका आया है 22,414.2। इसमें मैं ऐड कर दूंगा अब स्टोर्स ओवरहेड। स्टोर ओवरहेड का मतलब होता है उसको स्टोर करने में कितना खर्चा लगा, तो बोलता है 5% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, परचेज कॉस्ट। तो यही तो है परचेज कॉस्ट, मतलब 22,414 का 5%। तो यहाँ शो करना पड़ेगा 5% ऑफ 22414.2 11 से 21 इंटू 5%। 1121 कर लेते हैं राउंड ऑफ करके, 1121, ठीक है। इसको मैं ऐड किया तो क्या आएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन करने में फाइनली इतना खर्चा लगा। मटेरियल को जब अपने प्रोडक्शन में डाला, ऐसे लाइन खींच देता हूँ, ये आपका आएगा 23,535। टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन। इशूड टू प्रोडक्शन मतलब होता है जितना मटेरियल आपने प्रोडक्शन में लगाया है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन, जितना मटेरियल आपने यूज किया है उसमें इतना खर्चा लगा।
22,414 प्लस 1100, एक काम करता हूँ 20.7, तो इसको मैं ले लेता हूँ 35, 23,535 राउंड ऑफ, 23,535। अब पर यूनिट निकालो, बाकी 1200 कर दो। हाँ अब हाँ बी पॉइंट खत्म नहीं हुआ है, अभी तो आपका टोटल कॉस्ट आया है। बी में बोला था यूनिट कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट इज नथिंग बट कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट तो आ गई टोटल कॉस्ट, इसको मैं क्या करूँ, देखो डिवाइड का साइन लगा दो, क्वांटिटी से डिवाइड कर दो। क्वांटिटी आपने कितना मंगाया था 1200 केजी, उससे आप इसको डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा। हाँ एक चलो शॉर्टकट मारते हैं, आप लोग नहीं मार सकते, क्यों टाइम वेस्ट करूँ। इसको ले आए नीचे, टोटल को मिटा के यूनिट, जादू। हाँ डिवाइडेड बाय 1200 केजी, तो आ गया 19.6125, 19.6125 पर केजी है ये, पर यूनिट। 1 केजी का आपका इतना खर्चा लगा है प्रोडक्शन करने में, फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये टॉपिक अपना खत्म। कॉन्सेप्ट हमने देखा सीए की मॉड्यूल से, किसी को चाहिए तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं, और क्वेश्चन चाहिए तो वो यहाँ है, यहाँ से देख सकते हैं। एक ही क्वेश्चन था, तो मतलब ये टॉपिक हमारा हो चुका है। कल अगले में हम लोग चालू करेंगे इशू ऑफ मटेरियल, ठीक है, वही लीफो फीफो वाला। ठीक चलो। यहाँ पे